कि तुम कल भी बदतमीज थे, आज भी बदतमीज, आज भी बदतमीज हो। तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। एंड आपने जो सुनील शेट्टी को रिजेक्ट करने वाला जो था, मेरी बेटी तेरी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी तेरी। दूल्हे का सेहरा वो गाना मेरा ही था, बिकॉज मी एंड शिल्पा। पर आपने ऐसा क्यों कहा कि अमिताभ बच्चन से तब बात कीजिए जब वो आपसे बात करें? टू वर्किंग विद अमिताभ बच्चन इज लाइक वर्किंग विद अ वायरस। एंड सलमान की सबसे खूबसूरत बात यह है, मुस्लिम हाउस में गणेश जी की आरती होती है, गणेश जी का आगमन होता है उनके हर गणेश चतुर्थी पे। और मैं कभी भी सलीम साहब को ये नहीं कहता कि सलमान का फादर सलीम साहब का बेटा है सलमान। गोविंदा के साथ भी आप कुछ भी करा लीजिए वो कर लेता है। वो टाइम पे जरा वक्त के पाबंद नहीं थे। मैं हमेशा अपने बच्चों से भी कहता कि टाइम मैनेजमेंट अपनी जिंदगी में रखो। ऋतिक रोशन की आपको मैं एक बात बताता हूँ। एक बार हम लोग शूटिंग कर रहे थे, आप मुझे अच्छे लगने लगे, विक्रम भट्ट की जो फिल्म थी। एक दिन क्या हुआ कि हम श्रीदेवी जी के साथ कोई किस्से आप बताएंगे? वो एक ऐसी थी जो किसी को अपने आप इतने क्लोज आने देती भी नहीं थी। तो जब भी हो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड नाइट मैम। मैं FTII का ग्रेजुएट हूँ। मैं और रजा मुराद साहब एक ही बैच में थे। तो मारपीट हो गई, मैं 2-4 लोगों को पीट दिया, पुलिस आ गई हॉस्टल में। और अगर आज की तारीख में लोग कास्टिंग करेंगे क्योंकि उसके इतने फॉलोअर्स हैं, तो उसको फिर कास्ट करेंगे ना, फिर जब कैमरा ऑन होएगा ना तो मुंह नहीं खुलेगा डायलॉग बोलने के लिए। देखिए, मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं शाहरुख खान हूँ या मैं सलमान खान हूँ, लेकिन जो लोग फिल्में देखते हैं, करोड़ों ऐसे लोग, किरण कुमार भी नहीं है ना। देखिए, मैं एक ऐसा एक्टर रहा हूँ, मेरा करियर कहीं दूसरे ही लेवल पे होता अगर इमरजेंसी नहीं लगती। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई थी एक टाइम पे, जिसके अंदर मेरी 4 फिल्में जो तैयार फिल्में थी वो बैन हो गई थी। मेरे पिताजी ने मुझसे एक बात जरूर कही थी कि मैं कभी भी अपने किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ये नहीं बोलूंगा कि तुम मेरे बेटे को अपनी फिल्म में लो। मेरे पिताजी जब नारद मुनि की शूटिंग करते थे ना, जिस फिल्म में वो नारद मुनि बने हैं, अगर सपोज 10 दिन का स्केड्यूल है तो 10 दिन वो ना तो अल्कोहल पीते थे ना नॉन वेजिटेरियन खाना खाते थे। प्राण अंकल कमाल के एक्टर, बॉट ऑफ पर्सनालिटी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हम लोग बीकानेर में शूटिंग कर रहे हैं, राजस्थान की गर्मी, रेत तपती हुई रेत। सुबह 9 बजे प्राण अंकल अपना गेटअप करके, अपनी विग पहन के, अपनी मूछ पहन के, सारे कपड़े कोट वोट ये पहन के आउटडोर में शूटिंग कर रहे हैं। वो कुर्सी लगा के कैमरे के पीछे बैठ जाते थे। कोई नखरा नहीं है। दैट आई एम दी जीनत अमान। हमें एक साथ काम करने का मौका मिला है। वी आर पेड टुगेदर। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ ब्रा फिटर। वेलकम टू रेड FM पॉडकास्ट। आज तुम्हारी जिया बहुत एक्साइटेड है। एक तो बर्थडे मैंने इनके साथ मनाया, और इनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, जब वो स्क्रीन पर नजर आते हैं, चाहे कोई भी हो स्क्रीन पर, आप इनका प्रेजेंस मिस नहीं कर सकते। टॉल, गुड लुकिंग, कभी विलन, कभी हीरो, कभी वो जो हीरो को सपोर्ट कर रहे हैं। जब भी ये स्क्रीन पर आए, आप बस मेस्मराइज हो गए। ओके, तो आज मेरे साथ वो है जिनके डायलॉग्स इतने फेमस हैं, जो आज भी बहुत ही हैपनिंग हैं, आज भी हर जगह छाए हुए हैं। मेरे साथ आज हैं के प्यार से बोलूंगी मैं उनको, किरण कुमार। वेलकम टू रेड FM पॉडकास्ट। थैंक यू चियर्स, बीन ग्रेट टू बी हियर। यहाँ आके बड़ा अच्छा लग रहा है। सर, हीरो, विलन, इतने सारे किरदार निभाए आपने, और जैसे कि मैं इस बात पे बिल्कुल ये हूँ, क्योंकि जब आप स्क्रीन पर आए तो बिल्कुल क्लियरली नजर आते हो और अपने एक्टिंग से बिल्कुल छा जाते हो। सो एज फादर जो आपने किरदार निभाया धड़कन में, ठीक है, उसका डायलॉग भी इतना वायरल हुआ कि तुम कल भी बदतमीज थे, आज भी बदतमीज, आज भी बदतमीज हो। वो बहुत, मतलब उसके कुछ मिलियन व्यूज हो गए अभी रिसेंटली। हाँ, एंड आपको बताऊं एक बात कि ना, ये जो मूवी थी मैंने अपने पेरेंट्स के साथ भी देखी थी, तो मेरे पापा बड़ा ऐसे किरदार से कनेक्ट करके कि बिल्कुल सही कर रहे हैं, देखो ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। एंड आपने जो सुनील शेट्टी को रिजेक्ट करने वाला जो था, वो इतने सही दिख रहे थे आप उस किरदार में, विद द काइंड ऑफ डायलॉग्स डिलीवरी दैट यू हैड। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके पापा बिल्कुल सही, यही जो कह रहे थे कि बिल्कुल सही हो रहा है। देखिए, एक बाप के लिए ना, एक मर्द जो है वो बाप तब बनता है जब उसकी बेटी सामने होती है। हालांकि मैं आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव अ सन एंड अ डॉटर, बट समहाउ द डॉटर्स हैव एन एज इन योर लाइफ बिकॉज यू लव योर मदर अ लॉट। आई एम बेसिकली अ मामाज बॉय। आपकी जो बेटी है वो आपकी माँ भी होती है, आपकी बहन भी होती है, आपकी दोस्त भी होती है। And I'm very lucky to have that relationship with my own daughter. It was very, very precious to me. So, ये जो धड़कन का जो है वो जो फिल्म भी बहुत चली, और एक गाना था जहाँ पर वो बेटी की दूल्हे का सेहरा, आजकल वो जहाँ कभी किसी इवेंट में जाना होता है और किसी शादी में जाना होता है तो ये गाना वो बजाते हैं,
और वो गाना मेरा ही था. हाँ जी. Because me and Shilpa, and working with Shilpa again was a great experience. She's a lovely person to work with. अक्षय केसवाल के साथ तो मेरा हमेशा अच्छा रहा है और आज भी अच्छा है. सुनील बहुत मेरे क्लोज रहा और सुनील के साथ इस तरह के एक रिश्ता जो धड़कन में था वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है. मैं बहुत उससे प्यार करता हूँ. लेकिन there I was the father of a daughter who wanted his daughter to have the best in the world. And what he rightly said, it proved later on also. So बड़ा ही अच्छा ये experience रहा. And we had a great director. धर्मेश दर्शन is a lovely director to work with. और जब दूल्हे का जो सहरा था वो भी बहुत कमाल का गाना था. हम पूरी रात वो शूटिंग करते थे. फिल्म सिटी में सेट लगा हुआ था. और लाइक आई टोल्ड यू, WB राव जो DOP थे वो मेरे खुदा गवाह ही मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे. तो पैकअप होता था करीबन, हम रात को 9 बजे शूटिंग शुरू करते थे, सुबह 6 बजे पैकअप होता था. फिर राव साहब और मेरा एक अनसेट बॉन्ड था, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जैसे पैकअप होता, हाँ किरण चलें. वी यूज्ड टू गो फ्रॉम देयर, फ्रॉम फिल्म सिटी वी यूज्ड टू ड्राइव डाउन होम. मैं बांद्रा में रहता हूँ, वो भी कहीं आसपास रहते थे. तो बीच में सेंटोर होटल आता था जो एयरपोर्ट पे सेंटोर है. तो हम सुबह जाके सेंटोर में सुबह करीबन 6 बजे बैठ के हम लोग एक बोतल बियर पीते थे सुबह 6 बजे. एंड वहीं पे थोड़ा बहुत नाश्ता, ऑमलेट या टोस्ट खा के फिर अपने घर चले जाता. तो ये 7 दिन कंटिन्यूस रहा. तो आई रिमेंबर दैट टाइम्स सो मच बिकॉज राव साहब इज़ नॉट देयर इन द वर्ल्ड एनी मोर. मुकुल धर्मेश दर्शन के साथ तो खैर मेरा एक बड़ा ही अच्छा ही रिश्ता रहा. और वो जो रोल था, हालांकि इतना नॉट अ वेरी लेंथी रोल, बट इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द फिल्म. एंड टोटल आइडेंटिफिकेशन होती थी. और एक बाप बेटी का जो रिश्ता है, जो बहुत ही सबसे खूबसूरत रिश्ता अगर एक मर्द का किसी के साथ होता है, तो देखिए औरतें तो ज़िंदगी में आती रहती हैं, लेकिन एक बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है ना, बहुत ही प्योर और बहुत ही कमाल का रिश्ता है. मेरी बेटी के साथ मेरा ऐसा ही रिश्ता है. ये नहीं कहूँगा कि मेरा बेटे के साथ मेरा, आई लव माई सन ऑल्सो वेरी मच, बट समहाउ माई डॉटर हैज़ अ लिटिल एज. और वो एज जो मेरा है अपनी बेटी के साथ, वही एज मेरी बीवी का मेरे बेटे के साथ है. माई सन कैन गेट अवे विद मर्डर इन फ्रंट ऑफ हिज मदर. और मैं हमेशा अपनी माँ के साथ मेरा जैसे वही रिश्ता रहा जो मेरे बेटे का और मेरी वाइफ का है. तो धड़कन. आपको कैसे वो पता चला कि वो जो डायलॉग है पहले भी बदतमीज था, आज भी इतना वायरल हो गया है, और जो आपने शूट किया था सुनील शेट्टी के साथ, ये जब देखिए जब हम काम कर रहे थे ना, तो ये वायरल क्या होगा, इंस्टाग्राम क्या होगा, कितने फॉलोअर्स होंगे, कितनी आपको लाइक्स मिलेंगी, वो कुछ भी नहीं था. ज़िंदगी बहुत ही सिंपल और अच्छी तरह से चलती थी. मोबाइल फ़ोन भी नहीं था. अगर घर के अंदर, मुझे याद है मेरे फादर मेरी माँ से हमेशा कहा करते थे कि घर में कोई इमरजेंसी हो ना तो मुझे फ़ोन करना, नहीं तो फ़ोन नहीं करना. कोई फ़ोन नहीं आते थे हमारे. हम शूटिंग करते थे विदाउट बीइंग डिस्टर्ब. आजकल तो शॉट के दौरान मोबाइल फ़ोन बजने लगते हैं. और मेरी एक चीज़ मैंने सीखी, मैं कभी भी ना जिया अपने सेट पे अपना मोबाइल फ़ोन लेके ही नहीं जाता. अगर मेरा फ़ोन है और बजेगा, और अगर किसी ने मुझसे बात करनी होगी या किसी को मुझसे बात करने की ज़रूरत होगी, तो अगर एक बार मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा तो दोबारा फ़ोन करेगा. और अगर आपको दोबारा फ़ोन नहीं करेगा कोई इंसान, तो इसका मतलब ये है कि उसको आपकी ज़रूरत नहीं है आपसे बात करने की. और जब जिस इंसान को आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे बात करके फ़ायदा क्या होगा? उससे बात ही मत करो. हाँ, I talk to somebody who been persistently calling me up. I know that this man needs to talk to me. So मैं अपना मोबाइल फ़ोन कभी सेट पे ले ही नहीं जाता था. तो वो फिल्म मेकिंग का एक डिसिप्लिन जो है, एक फिल्म मेकिंग का एक जो शिद्दत होती है, जो जुनून होता है फिल्म मेकिंग का, ये मैं नहीं कहता हूँ कि आज की तारीख में वो मिस हो गया, लेकिन आज की तारीख में ये जो अननेसेसरी ये जो चीज़ें आ गई ना, वो शूटिंग में ज़रूरत नहीं है इनकी. और आपको मैं हमेशा यही कहूँगा, नए लोग जो काम कर रहे हैं आजकल, वो उनसे भी यही कहूँगा कि जितना हो सके अपने फ़ोन से दूर रहो यार. आई हैव सीन एक्टर्स, आई डोंट वांट टू नेम देम, आई डोंट वांट टू ब्लेम देम, मे बी दैट्स द वे दे फॉलो. मे बी आज की तारीख में कास्टिंग भी ये होती है कि इस आदमी के कितने फॉलोअर्स हैं. और मुझसे लोग कहते हैं, फ़ोन पे आके कहते हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये बोलते हैं कि सर हम आपके फॉलोअर्स बढ़ा देंगे, आप हमें इतना पैसा दे दीजिए, हम इसके फॉलोअर्स 5,000
रुपए के अंदर पता नहीं कितने 1000 फॉलोअर बढ़ जाएंगे, ये करें। मेरी ज़िंदगी में ये नहीं कहा, क्योंकि आपको तो मालूम है ना कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो जेन्युइन फॉलोअर्स हैं। अगर मुझे मालूम हुआ कि भैया 10 फॉलोअर्स मेरे जेन्युइन है और 15 फॉलोअर्स मैंने खरीद लिया, मुझे मालूम है ना, मेरे दिल को तो मालूम है ना, तो मैं अपने दिल के साथ चोरी कर रहा हूं। मैं अपने दिल को एक भरम में रख रहा हूं कि मैंने ये फॉलोअर्स खरीद लिए। नहीं, तो ऐसे फॉलोअर्स मेरे को नहीं चाहिए। I want somebody who really want to follow me, want to know about my life, want to know about the incident, they want to know about what I feel. और आपको ऑनेस्टली एक चीज बताऊं, बहुत अमेजिंग है सर आपका इंस्टा, मैंने देखा है। नहीं, आपको एक चीज बताऊं, जो क्रेडिट आप मुझे दे रही है ना, आई डोंट डिजर्व इट, बिकॉज माई इंस्टा इज हैंडल्ड बाय माई डॉटर एंड माई सन। आप यकीन करेंगी? लेकिन आपसे आपके जो फैन नहीं, आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट कन्फेशन आई एम डूइंग इन फ्रंट ऑफ यू कि आई एम एब्सोल्युटली ज़िल्च व्हेन इट कम्स टू डिजिटल हैंडलिंग ऑफ माय वर्क और माय लाइफ। वो एंटर कैसे करते हैं, कैसे वो लैपटॉप पे मेरा बेटा मुझसे कहता रहता, मेरी बेटी मुझसे कहती है ये बड़ी अच्छी फिल्म आई है। मुझे तो चैनल चेंज करना भी नहीं आता। टेलीविज़न में अगर मुझे चैनल चेंज करना हो ना, नेटफ्लिक्स से मुझे हॉटस्टार देखना होगा तो मैं अपने बेटे को फ़ोन करके बोलता यार ये नीचे आकर हॉटस्टार लगा के दे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मेरे परे हैं। ईमेल भेजना मुझे नहीं आता। आई एम स्टिल विद दैट पेन एंड पेपर गाय। किसी से अगर इश्क का इजहार करना है, किसी यानी अपनी पत्नी से मैं बात कर रहा हूँ, किसी से अगर इश्क का इजहार करना है तो उसको मैं एक चिट्ठी लिखूंगा अपने हाथ से। पेपर को अच्छा पेपर यूज़ करूंगा, अनियन पेपर यूज़ करूंगा, अच्छा एनवेलप लूंगा और उस पर चिट्ठी लिखूंगा, अपने दिल की बात बयान करूंगा उससे। और फिर एक हल्का सा अपनी जो परफ्यूम है उसका परफ्यूम का विफ ऑफ पेपर में मार के उसको फोल्ड करके मैं अपनी बीवी को दूंगा। आई एम वन ऑफ दोज गाइज and I don't regret not being able to be what everybody is going through because I don't want to be like everybody. This is me. Take it or leave it. मैं हूं ऐसा। अगर आपको नहीं पड़ती तो छोड़ दो मुझे, क्योंकि जो मुझे छोड़ना चाहेगा मैं भी उससे मिलना नहीं चाहूंगा। तो मैं क्या बोलते हैं, ओल्ड स्कूल ना, old school. I'm old school. I think it's I'm old genuine. school It's and I'm absolutely very proud of it. And कि मेरा I have Insta not पे got जो दिख रहा है- swayed away. अब मेरा इंस्टाग्राम चल रहा है या मेरे इतने लाइक्स आ रहे हैं, वो मेरे कभी कभी वो लाइक देखना भी मुझे नहीं आता है। Okay. मैं तो फोन पे से करके देखता हूँ, तो अरे एक लाइक है मेरा कुछ 10.5 मिलियन व्यूज, एक है कुछ 1.7, एक है 3.9 मिलियन। मैं सोचता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, ये सब व्यूज जो आप मेरे देख रहे हैं वो तो मतलब मैंने तो डाले ही नहीं है, ये मेरे बच्चों ने डाल के दिए हैं मुझे। तो अगर उसका मुझे क्रेडिट मिल रहा है और अगर आज की तारीख में लोग कास्टिंग करेंगे क्योंकि इसके इतने फॉलोअर्स हैं, तो उसको फिर कास्ट करेंगे ना, फिर जब कैमरा ऑन होएगा ना तो मुंह नहीं खुलेगा डायलॉग बोलने के लिए, Yeah, जुबान बंद हो जाएगी। totally. So what is important is your talent. It's not the views you are getting on your fake Instagram. Totally. I agree with you. I'm sorry अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है, बट मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ मेरे भाई। आपके व्यूज हैं फाइन, बट व्यूज को मारो गोली, अपने टैलेंट को उभारो, बस और कुछ नहीं। आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, सबसे मतलब जो बिगनिंग में जो फिल्में हैं, कई मैंने देखा आपके बारे में पढ़ते हुए कि कई सारी फिल्में रिलीज नहीं हुई या नहीं रिलीज हो पाई। तो आपको ऐसी कोई फिल्म है जिसका लगता है कि अरे ये अगर रिलीज हो जाती? देखिए, मैं एक ऐसा एक्टर रहा हूँ, मेरा करियर कहीं दूसरे ही लेवल पे होता अगर इमरजेंसी नहीं लगती। आपको मालूम होगा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई थी एक टाइम पे, जिसके अंदर मेरी 4 फिल्में जो तैयार फिल्में थी वो बैन हो गई थी। सो हियर आई वाज वर्किंग एवरी डे एंड सडनली माय फिल्म्स गॉट बैंड। मेरी फिल्म तो इसलिए बैन नहीं हुई कि उस फिल्म में ऐसी कोई चीजें होंगी जो उस डिक्टेट में आती थी। Okay. Suddenly here an actor whose 4 complete films are banned. Suddenly मेरा career graph जो है ना वो ऐसा अगर था तो it started to go down. And I was very disheartened.
मेरा दिल बहुत टूटा था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. आई वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम. 1.5 साल तक मुझे कोई काम नहीं दे रहा था, कोई मेरी फिल्में भी नहीं चली बाद में, और मुझे काम भी नहीं मिल रहा था. मैं तरसता था जिया स्टूडियो की मिट्टी को सूंघने के लिए, क्योंकि अगर आप स्टूडियो में जाए ना, कभी आप नोटिस कीजिएगा, स्टूडियो का एक खुशबू होता है, एक फ्रेग्रेंस होता है. इतने सारे लोग एक सेट पे काम करते हैं, उनके पसीने की खुशबू, उस मिट्टी की खुशबू, लाइट्स का जो इंटेंसिटी होता है उसका एक फील, स्टूडियो का एक अपना एक एटमॉस्फेयर होता है. मैं तरसता था उस एटमॉस्फेयर के लिए, लेकिन somehow I had suddenly, maybe it was in my destiny or my stars, suddenly I found myself totally alone. अकेला. जब इंसान अकेला होता है ना, तो लोग उसे किनारा कर लेते हैं कि अकेला है यार, इसका कुछ नहीं हो रहा तो पता नहीं क्या ले लेगा हमसे. अरे भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए. मैं अपने अकेलेपन के लिए आप में से किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा. हाँ, लेकिन अगर अकेला हूं तो अकेला हूं. और उस अकेलेपन से मुझे एक चीज का फायदा हुआ, दैट टुडे आई एंजॉय बीइंग अलोन. मैं भरी महफिल में भी ना अकेला रहता हूं, बिकॉज आई एम विद माई मोस्ट फेवरेट पर्सन एंड दैट इज मी. Wow. And I have this thing about me that I'm most comfortable. मैं अपने आप से भी बात करता हूं, अपने सवाल मैं खुद से पूछता हूं और अपने जवाब मैं खुद को देता हूं. तो फॉर मी दैट पीरियड taught me the importance of being alone. कि अकेले रहने से इंसान को कितनी ताकत मिलती है. आप कभी ट्राई करके देखिएगा. मैं उस फेज में हूँ जहाँ मैं खुद को एक्सप्लोर करने को ट्राई कर रही हूँ. जी हाँ. उसमें क्या होता है कि आपको अपनी सारी खामियां, आपके सारे प्लस पॉइंट्स नज़र आते हैं, आपकी खामियां नज़र आती हैं. आप अपने आप से जो सवाल करते हैं, तो उन सवालों के जवाब में आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं कि यार ये सवाल जो है, ये मैंने ज़रा गड़बड़ यहाँ की, तो ये गड़बड़ दोबारा नहीं होनी चाहिए. सो आई एम फाइन विद बीइंग अलोन. वो पीरियड में लेकिन एक आपका रहा होगा ना कि एक फिल्में किसी तरह रिलीज हो जाएं, वो एक नहीं, मेरे लिए ये है कि एक चीज बताऊं जी, सबसे बड़ी एडवांटेज मेरे साथ ये है कि एक चीज जो खत्म होती है ना, वो मेरे लिए खत्म हो जाती है. मैं दोबारा उसके बारे में सोचता नहीं हूं, क्योंकि अगर आप दोबारा उसके बारे में सोचेंगे ना, तो अपने आप को दुखी करेंगे. मैं कभी दोबारा उसके बारे में नहीं सोचता. एक चीज खत्म हो गई, काट के फेंक दी, ओवर. लेकिन उस जमाने में ना मुझे एक बहुत बड़ा सहारा मिला गुजराती फिल्मों का. एक इंसान जिसने 1.5 साल काम ना किया हो, जो तरसता रहा है कैमरे को फेस करने के लिए. कैमरा जो है ना, ये सामने जो मुझे देख रहा है, मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, एक एक्टर के लिए इससे बड़ा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता. मेरे पिताजी मुझसे हमेशा कहते थे कि बेटा अगर सेट पे जाओ ना, ये भी एक किस्सा ही है, मैं आपको सुना रहा हूं, और अगर एक कुर्सी पे तुम बैठे हो, तुम स्टार हो, अगर तुम्हारा डायरेक्टर आए ना, तो खड़े होके उसे अपनी कुर्सी देना. अगर डायरेक्टर के पास कुर्सी है और अगर आपका डीओपी आए, जो कैमरामैन है, और उसके पास कुर्सी नहीं है, तो उठ के उसे अपनी कुर्सी जरूर देना. क्योंकि सेट के ऊपर एक्टर के सिर्फ 2 ही दोस्त होते हैं, डायरेक्टर और कैमरामैन. ये कैमरा बहुत कमाल की चीज है. आप जितना इससे प्यार करेंगे ना, उतना ये आपसे प्यार करेगा. आप जितनी दोस्ती इससे करेंगे ना, उतनी दोस्ती ये आपसे करेगा. क्योंकि इसी के जरिए आप उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं जो आपको देखना चाहते हैं, जो आप लोगों से प्यार करते हैं. अगर कैमरा नहीं है तो आप उन तक नहीं पहुंच सकते. तो मैं ये सोचता हूं कि एक्टर को एक्टिंग सीखने से पहले कैमरा से दोस्ती कर लेनी चाहिए. कैमरे से दोस्ती कर लो, उसे जितना फेस करना चाहो करो. अगर आपके पास काम नहीं है तो स्टिल्स खिंचवाओ. आपके पास काम नहीं है तो कैमरे के साथ सामने बैठ के बात करो. वीडियो कैमरा शूट करो. वीडियो कैमरा में आप अपनी ज़िंदगी के बारे में अपने उससे बात करो, तो ताकि जितनी आपकी इससे दोस्ती होगी ना, उतना आप कैमरे के सामने या उतने फिल्म में आप इतने रियल लगेंगे. अपने आप में आप पूरे एक्टिंग स्कूल हो एक्चुअली, सीरियसली. नहीं, एक्टिंग स्कूल वेरी लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर देखिए, सेइंग. मैंने ना अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा. प्राण अंकल,
कमाल के एक्टर, कमाल का, व्हाट अ पर्सनालिटी. एंड विलनी में अगर नाम हो प्राण साहब, कैरेक्टर एक्टिंग में अगर नाम हो तो प्राण साहब. मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ. हम लोग बीकानेर में शूटिंग कर रहे हैं. सावन कुमार साहब की फिल्म थी और राजस्थान की गर्मी, बीकानेर, रेत, तपती हुई रेत. सुबह 9 बजे पारन अंकल अपना गेटअप करके, अपनी विग पहन के, अपनी मूछ पहन के, सारे कपड़े, कोट वोट ये पहन के आउटडोर में शूटिंग कर रहे हैं. वो कुर्सी लगा के कैमरे के पीछे बैठ जाते थे. मतलब द डेडिकेशन टूवर्ड्स हिज वर्क. आज तक की तारीख में अब तो ऐसा होता है कि अगर किसी ने मूछ लगानी है, मूछ पहनी है, दाढ़ी लगानी है या ये सूट पहनना, तो अपने कोट, गर्मी में कोट निकाल देगा, अपनी मूछ निकाल के रख देगा और जब शॉर्ट होगा तब वो पहन लेगा. लेकिन प्राण अंकल में ये मैंने देखा कि वो बिल्कुल कैरेक्टर बन के सेट के ऊपर आते थे. यही चीज़ मेरे पिताजी में थी. आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरे पिताजी जब नारद मुनि की शूटिंग करते थे ना, जिस फिल्म में वो नारद मुनि बने हैं, तो अगर सपोज 10 दिन का स्केड्यूल है तो 10 दिन वो ना तो अल्कोहल पीते थे ना नॉन वेजिटेरियन खाना खाते थे. मैं तब नहीं समझ सकता था कि एक ऐसा क्यों कर रहे हैं. Why isn't he having his drink in the evening? Why isn't he having non-vegetarian food? Why isn't he having chicken or mutton? So one day I asked him, I said, Papa, why aren't you eating? बोला, बेटा नारद की शूटिंग है ना 10 दिन, तो मैं अपने सिस्टम को ज़रा प्योर रखना चाहता हूँ. मैं उस कैरेक्टर में घुसना चाहता हूँ. अगर मैं घुस गया ना, और मैंने नारायण नारायण इतने बार बोला है कि इतना बार, उस दिन भी मुझे सारा दिन नारायण नारायण बोलना और मेरे मुंह में अल्कोहल हो या नॉन वेजिटेरियन हो तो अच्छा नहीं है. ये एक एक्टर की तैयारी होती है उस रोल को प्ले करने के लिए, जो आज की तारीख में हर एक्टर कर रहा है. जी, सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये, आज के एक्टर्स में सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये मिल रही है कि जो भी वो रोल कर रहे हैं ना, उन्हें स्क्रिप्ट जो है वो 1.5-2 महीना पहले दे दी जाती थी. हमारे वक्त में ऐसा नहीं होता था. ऑन द स्पॉट हम तो सेट पे आते थे और शॉट के कोई 10 मिनट पहले वो हमको डायलॉग दे दिए जाते थे कि ये डायलॉग है, बहुत ये सीन है. हम एक्शन के 10 मिनट पहले हमारे हाथ में स्क्रिप्ट आती थी. एंड तब भी देयर हैव बीन सम ग्रेट परफॉर्मेंसेस बाय ऑल ऑफ अस. तब भी हमने किया है. तब भी लोटिया पठान हमने किया है. चंदू हमको ऑन द सेट देता था स्क्रिप्ट कि भैया ये लाइन है, ये डायलॉग है. आज की तारीख में तो एक्टर्स को 3-3 महीना पहले स्क्रिप्ट दे दी जाती है, तो एक्टर घुस जाता है उस कैरेक्टर में. अगर हमें भी वो स्क्रिप्ट का उस वक्त चांस दिया होता तो शायद कुछ और ही होता. आपके जो डायलॉग बोलने का अंदाज जी, वेरी पावरफुल रहा है. जी, ये हर डायलॉग जो आपका लोटिया पठान वाला हो, स्पेशली द विलन कैरेक्टर्स, जिसने एक अलग ही आपको पहचान दी. ओके, सो ये ऑन द स्पॉट मिलते हैं अगर आपको स्क्रिप्ट, तो आप ये जो डायलॉग्स जो आज हमने आपको पूरा उसका मैशअप सुनाया, वो कैसे प्रिपेयर करते थे कि इसे कैसे बोलना है? बिकॉज वो काफी इम्पैक्ट, खुदा गवाह में भी अगर हम पढ़ लिया और बोल दिया. अच्छा, ओके, पढ़ लिया और बोल दिया, कैरेक्टर समझ लिया तो बोल दिया कि अगर पाशा है तो पाशा किस तरह लाइन बोलेगा, लोटिया है तो किस तरह बोलेगा, और अगर एक हीरो है तो वो किस तरह डायलॉग बोलेगा. आज की तारीख का हमारा क्या होता था, मेरी सबसे बड़ी एडवांटेज हम मेरे दौर के एक्टरों की, कि जब हम अपने घर से निकलते थे ना, जैसे आज शूटिंग में हमने फिल्म वाले स्टूडियो पहुंचना है, तो फिल्म वाले स्टूडियो के गेट के अंदर घुसे तो हम वो कैरेक्टर बनने की कोशिश करते थे जो हमें प्ले करना है. ओके, क्योंकि हमें वो लग्जरी नहीं थी क्या हम अपने रोल को प्रिपेयर कर सकें. कभी कभी तो बिल्कुल सेट के ऊपर चलो चलो चलो, मतलब रिहर्सल हुई टेक, रिहर्सल हुई टेक, रिहर्सल हुई टेक. अब तो वर्कशॉप्स होते हैं. अब तो वर्कशॉप्स होते हैं. हाँ. वो लग्जरी हमें मिली नहीं. फिर भी हम सरवाइव किए इस इंडस्ट्री में. फिर भी आज हमें लोग याद करते हैं, हमारी फिल्में देखते हैं. लेकिन अब सब वायरल चले जाते हैं. जी हाँ, जी. अब नहीं, अब एडवांटेज ये हो गया है क्योंकि मैंने वो दौर भी देखा है और मैंने आज का दौर भी देख रहा हूँ. आज भी मैं काम उतनी शिद्दत से कर रहा हूँ, काफ़ी काम कर रहा हूँ. मैं अपनी फिल्म कर रहा था 2 बूंद पानी, तो अब्बास साहब की फिल्म थी. तो मैंने स्टानिस्लाविस के मेथड की किताबें पढ़ी हैं, स्टानिस्लाविस की पढ़ी. मैंने ये सोचा कि भैया जो डायलॉग बोलते हैं वो बिलीव करके रियल होने चाहिए. मोतीलाल जी जिस तरह रियल करते थे, बलराज जी, सानी साहब जिस तरह रियल करते थे. अब मुझे मैं पहुंचा
वो फिल्म मुझे कैसी मिली ये भी मैं आपको सुनाऊंगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। ओके। तो जब मैं पहुंचा और मेरी लाइनें जो थी, मैं सीन जो है वो मैंने किया, उसके बाद कैमरामैन थे, रामचंद्र साहब बड़े सीनियर कैमरामैन थे, उन्होंने मुझे बुलाया, देख तू जीवन साहब का बेटा है, जीवन साहब का बेटा है, तो देखा है जीवन साहब कैसी एक्टिंग करते हैं। यू सी दीज पीपल वर द मास्टर्स ऑफ स्कूल ऑफ स्टाइल। बोला तूने अभी सीन किया, ऐसा लगा ही नहीं कि तू एक्टिंग कर रहा है, तू डायलॉग ऐसे बोल रहा है, हीरोइन को ऐसे बोल रहा है, ऐसे पता नहीं क्या जैसे चाय पी रहा है, तो अरे थोड़ा एक्टिंग करो। बोला सर लेकिन, बोले नहीं लेकिन नहीं है, तुम्हारी पहली पिक्चर, एक्टिंग करके दिखाओ लोगों को कि तुम एक्टिंग करना जानते हो। तो वो चीज मेरे दिमाग में बैठ गई, तो मैं एक्टिंग करने लग गया। तो ये सब चीजें हैं। और दो बूंद पानी जो है वो फिल्म मुझे कैसी मिली, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, अगर वक्त है तो सुनाऊं। हाँ प्लीज, आप, ये पूरा वक्त आपका ही है। Okay, thank हम तो you. किससे सुनने के लिए बैठे हैं। Alright. मैं FTII का ग्रेजुएट हूँ। हाँ जी। मैं और मेरे दोस्त रजा मुराद साहब, हम एक ही बैच में थे। हमारे गुरु थे, काफी रील्स देखते हैं आप। जी हमारे गुरु थे वो तनिया साहब थे, जिनके लिए क्योंकि गुरु जो होता है उसकी बहुत अहमियत होती है आपकी ज़िंदगी में, वो हमारे गुरु थे। तो कुछ बाकी के स्टूडेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम जैसी हो गई थी, जिसके अंदर थोड़ा सा वायलेंस हो गया था। थोड़ा सा वायलेंट हूँ मैं, मतलब था मैं, थोड़ा वायलेंस, मतलब एग्रेसिव था, वायलेंट तो नहीं कहूँगा, एग्रेसिव था। तो मारपीट हो गई, मैं 2-4 लोगों को पीट दिया हमने। तो पुलिस आ गई हॉस्टल में, और प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि ये लड़के बड़े शरारती हैं, ये किरण, ये दीपक नाम है मेरा, ये दीपक और ये रजा मुराद, ये सारे तो इन्होंने हमको रेस्टिकेट कर दिया इंस्टीट्यूट से। जब हमें रेस्टिकेट किया गया तो हमारे जो बाकी के जो स्टूडेंट थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी, और ये जो स्ट्राइक है ये 40 दिन चली। हम लोग हॉस्टल में नहीं रहते थे, हमारे पूना FTII में एक विजडम ट्री है, एक बरगद का पेड़ है, उसके सामने रोड है, जहाँ पर सारे बिस्तर लगा के हम सोते थे। और हमारे टीचर थे असरानी साहब भी हमारे टीचर थे। अच्छा। वो भी कभी कभार वहीं आ जाते थे। तो अब ये स्ट्राइक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो बॉम्बे से एक कमेटी बुलाई गई, मैं चोपड़ा साहब, BR चोपड़ा साहब, जिन्होंने जो मुझे बचपन से जानते हैं, अब्बास साहब, काफ़ी लोग थे, जगत मुरारी साहब प्रिंसिपल थे। तो लोग आए तो बोले स्ट्राइक ख़त्म करो, ये लड़कों को बुलाओ जिन्होंने किया। तो उन्होंने बोला कि स्ट्राइक ख़त्म होने का एक ही तरीका है कि ये समाधान हो जाए, लड़कों को वापस ले लिया जाए। तो समाधान हो गया, हमें वापस ले लिया जाए, ले लिया गया। और थोड़ी बहुत डांट पड़ी चोपड़ा अंकल से, दीपक मैं तो तेरे को बचपन से जानता हूँ यार, सच है नाइस बॉय, क्या क्या क्यों ऐसा मारपीट करने की क्या जरूरत है। थोड़ी डांट पड़ी। अब्बास साहब ने भी कुछ 2-4 लफ्ज़ बोले कि बंद करो तुम लोग, ये सब इस तरह होता नहीं है, तुम एक्टर बनोगे, ये करना, ये वो करना। तो खैर डांट वाट खा लिया हमने, खामोश हो गए, हमें इंस्टीट्यूट में वापस ले लिया गया। और अब्बास साहब ने मुझे देखा कि बोला कि तुम ज़रा, मैं तब वो FTII के अंदर एक गेस्ट हाउस है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे गेस्ट रूम्स हैं अलग अलग। तो बोले तुम मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। ठीक है सर। तो चले गए अपने कमरे में, मतलब अब तो और डांट पड़ेगी शायद, डांटने के लिए बुला रहे हैं। तो मैं चला गया, नॉक करके मैं चला गया, बोला सर अंदर आओ, बैठो। तो बस बैठे हुए थे, बेड था, कुर्सी थी लकड़ी की, टेबल था, मैं बैठ गया सर, वो भी बैठ गया सामने। बोला सर आई एम रियली सॉरी, जो हो गया ना सर, मुझसे गलती हो गई, अभी ऐसा आइंदा नहीं होगा, प्लीज़। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे डांटेंगे वो। बोले नहीं, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, दो बूंद पानी, राजस्थान में, जो राजस्थान कनाल पे बेस्ड है। तो तुम्हें देख के मुझे लगा कि एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लंबू इंजीनियर, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वो रोल करो। देखिए, एक हर बुराई में कहीं ना कहीं अच्छाई छिपी है। अंग्रेजी में कहावत है ना, दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो ये मेरे लिए वो बादल था, काला बादल था, जिसके साथ में एक चांदी की एक परत चढ़ी हुई थी। सो आई गॉट दैट फिल्म. दिस वाज माय फर्स्ट फिल्म, दो बूंद पानी. एंड सिमी जी वाज अ हीरोइन, जलाल आगा साहब वाज अ हीरो, और मधुचंदा वाज पेयर्ड विद मी. तो ये शूटिंग जो थी ये राजस्थान में थी. ये बीकानेर से आगे एक सम करके एक डेजर्ट है, वहाँ पर ये शूटिंग थी. तो मुझे फिल्म मिल गई. और मैंने आपसे कहा ना कि हर चीज़ में मेहनत होती है.
हर चीज़ में जद्दोजहद होती है, हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए पीछे आपको बहुत सारा योगदान आपका होता है। हाँ. तो मैं चला गया और उस फिल्म में मेरे साथ ना एक लाल कलर की जीप थी जो मेरे साथ साथ होती है हमेशा। लंबोर्गिनी इंजीनियर की जो जीप है वो एक लाल कलर की ओपन सी जीप थी। अब वो मुझे चलानी थी, मैं चलाता था वो। आई कैन ड्राइव कार वेरी वेल एंड एनीवे। तो अब 2-4 दिन जब शूटिंग हुई तो जो ड्राइवर था यूनिट का वो उस धूप से घबरा कर वो लोकेशन छोड़ के बॉम्बे भाग गया वो। Okay. और बाकी किसी को जीप चलानी आती नहीं थी। अब वो ड्राइवर का ड्यूटी होता था कि वो सम से जोधपुर जाना पड़ता था और वहां से सब्जी भाजी जरूरत का जो सीन, क्योंकि हम लोग जो थे हम लोग सम में ठहरे हुए थे, टेंटों में रहते थे। मैं टेंट में रहता था। हाँ. बाकी सिमी जी तो राजस्थान गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस था, वहां पर रहते थे ये लोग, जयलाल जी। क्योंकि मुझे ये ब्रेक मिला था तो मुझे वो टेंट में रखा था उन्होंने। एंड टेंट में रहने का एक्सपीरियंस मेरे लिए पहली बार था। एक टेंट था सफ़ेद कलर का, गंदा सा, एक लोहे का बेड था, तो एक मैट्रेस था, एक तकिया था, तो और एक बाल्टी पानी की इल्लत थी। तब राजस्थान कनाल बन रही थी। Okay. राजस्थान का, ये मैं आपसे अब एक 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। राजस्थान कनाल बनी नहीं थी तो पानी की बहुत इल्लत थी, पानी नहीं आता था। Okay. तो बीएसएफ जो थी ना आर्मी की, वो हमें वाटर टैंकर से पानी सप्लाई करती थी। तो टेंट में जो भी लोग रहते थे उनको 2 दिन में 1 बाल्टी पानी मिलती थी। 2 दिन में 1 बाल्टी पानी। उसी में आपने नहाना है। पानी पीने के लिए थोड़ा बहुत मिल जाता था, लेकिन बाल्टी जो है थी वो 1 बाल्टी पानी आपको मिलता था। खैर, अब वो ड्राइवर तो भाग गया। अब क्या होता था कि अगर आपने सम आना है, जैसलमेर आना है, तो आपको जैसलमेर से आगे हम शूटिंग करें, तो जैसलमेर से जाके आपने सब्जी भाजी लानी है। और जैसलमेर वो छोटी ट्रेन आती थी। Okay. मीटर गेज जो होती थी वो आती थी। तो उसमें मेरा क्या हो गया कि मेरा एक जॉब हो गया। बोले कोई गाड़ी तो नहीं चला सकता, तो किरण तू कर लेगा क्या? बोला क्या करना है? बोला सुबह शूटिंग से पहले तू जाके मार्केट से सब्जी भाजी जो यूनिट में ज़रूरत होती खाना वाना बनाने के ले आएगा। बोला हाँ मैं ले आऊँगा सर। करीबन 40-45 किलोमीटर दूर था वहाँ से सेट। Okay. बोला हाँ मैं ले आऊँ, क्योंकि खाना वहीं बनता था सेट के ऊपर। तो रोज़ सुबह मैं शूटिंग से पहले 9 बजे से पहले करीबन 7 बजे जब वो मंडी खुलती थी तो मैं एक जीप लेके चला जाता था वहाँ से। सब्जी भाजी पर 10 किलो प्याज, 10 किलो आलू, 10 किलो ये, 5 किलो ये, 5 किलो। और फिर क्या हो गया कि जब, क्योंकि मैं जाता था लेने के लिए, तो बाकी के यूनिट वाले, अरे यार किरण वो मेरे लिए यार वो नारियल की तेल की बोतल ले आना। अरे यार किरण मेरे लिए वहाँ से ये ले आना। अरे मेरा टूथपेस्ट खत्म हो गया, मेरे लिए वो ले आना। तो सारी लिस्ट जो थी मुझे एक लिस्ट दी जाती थी ये सब लाना है, तो वो लिस्ट लेके मैं जैसलमेर चला जाता था। और जो भी सौदा है वो ले लेने का और वापस आने का। एक दिन क्या हुआ, हमारे फिल्म में जो विलन थे प्रकाश थापा साहब, वो विलन थे इस फिल्म में। तो उनको वो आ रहे थे शूटिंग के लिए, काम बॉम्बे से वापस आ रहे, तो वही ट्रेन से स्टेशन पे आना था उन्होंने। तो मुझे बोले, एक अथर साहब होते थे वो प्रोडक्शन संभालते थे, तो बोले किरण वो यार वो एक्टर हैं वो आने वाले हैं, तो उसको ज़रा पिकअप कर लो जैसलमेर स्टेशन से। तो मैं चला गया अकेला। उससे पहले मैंने जाके सब्जी भाजी ले ली, आलू प्याज जो है वो सब अपने पीछे जीप में रख लिया और मैं उनको लेने पिकअप करने चला गया। और ट्रेन आके रुकी तो थापा साहब की फ़ोटो उन्होंने मेरे को दिखा दी थी। तो मैं देखा थापा साहब खड़े हैं, तो ढूंढ रहे हैं इधर उधर। तो जैसे कि ट्रेन आके रुकी, मैं बोला सर आइए मैं आपको लेने आया हूँ। अच्छा। तो उनके पास एक होल्डॉल था। उस जमाने में होल्डॉल होता था, ट्रेन के अंदर बिस्तर नहीं मिलता था, एक ऐसा होल्डॉल। तो होल्डॉल उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दिया और अपना जो सूटकेस है वो ही मेरे हाथ में पकड़ा। उन्होंने समझा कि मैं प्रोडक्शन का लड़का हूँ या स्पॉट का मैं काम करता हूँ, या ही डिडंट नो मी, आई डोंट ब्लेम हिम। वो शायद मुझे नहीं जानते थे। और तब तक मैं धूप से इतना काला हो चुका था कि मेरी माँ भी मुझे ना पहचाने ऐसी थी हालत मेरी। तो खैर वो मेरे हाथ में पकड़ा दिया, मैं लेके चलने लग गया। और मैंने बाहर निकल के स्टेशन पे मैंने उनका सामान रख दिया। ये क्या कर रहे हो? ये मेरा सूटकेस ये आलू प्याज के पास क्यों रख रहे हो? बोला सर मैं आलू प्याज को थोड़ा अलग कर देता हूँ, थोड़े बोरी है उसकी, बोरी में थे वो मैंने कर दिया। बोले कोई ये कोई गाड़ी है लाने की? बोला सर यही गाड़ी है सर लाने के लिए सर, और तो गाड़ियाँ वहाँ से डेजर्ट में तो चलती नहीं है। अच्छा चलो ठीक है बैठो। और बीच रास्ते में, पूरे रास्ते में वो मुझे कोसते रहे।
उन्होंने क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किए मैं आपसे वो शेयर नहीं कर सकता। तो खैर वो मुझे कहीं कहीं कभी कभी तो मेरा ऐसा मन किया कि गाड़ी रोक के ना मैं कुछ कर दूं इस आदमी का। मुझे मेरे अंदर वो जो इंसान था ना वो पर आपने जगने पूरे लगा। रास्ते में इनको नहीं बताया कि नहीं मैंने कुछ नहीं बोला था। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं खाता रहा, सुनता रहा, उनकी बातें सुनता रहा। और सिगरेट विगरेट मैंने नहीं कहा, सिगरेट पीता था, आज भी पीता हूँ। मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है यार, सिगरेट मत पियो यार, सिगरेट इज बैड फॉर एवरीबॉडी। एनीवे आई स्मोक, आई कांट हेल्प इट। मैंने बहुत कोशिश की छोड़ने की लेकिन नहीं छूटा। तो खैर मैंने सिगरेट जला, सिगरेट कश लिए। और शर्म नहीं आती तेरे को? मैं तुझसे इतना बात कर रहा हूँ, तुझे इतना बोल रहा हूँ, इतना तुम लोग गलती करते हो, और तुम प्रोडक्शन वाला लड़का तू सिगरेट पी रहा मेरे सामने। बोला सर बस फेंक देता हूँ सर। 2 कश लेके फिर मैंने चलो इनकी बात मान लो, सीनियर आदमी है, मैं फेंक दिया। अब आके पहुँचा दिया उनको, वहाँ छोड़ दिया जैसलमेर राजस्थान के, मतलब वो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में छोड़ दिया उनको। और चला गया मैं अपने टेंट में, चला गया सब में। अब नेक्स्ट सुबह जो है वो शूटिंग। अब शूटिंग में ये हुआ है कि विलन और हीरो का एक्शन सीक्वेंस था। अच्छा। अब वो मतलब जहाँ हीरो बहुत धुलाई करता है विलन के, अब हीरो तो मैं था। तो मैं पहुंच गया सर, तैयारी करके एक्शन मास्टर रेस कर ली। ठाकुर साहब भी आ गए। बोला हाँ भाई चलो, हाँ भाई मंजूर क्या करना है एक्शन? बोला हाँ अच्छा ठीक है, हीरो को बुलाओ। मैं वहीं खड़ा था सामने, उनके सामने। अरे भाई हीरो को बुलाओ ना, चलो एक बार रिहर्सल कर लेते हैं। तो बोले सर हीरो तो यही है। सर ने उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने काटो तो खून नहीं, उनके चेहरे से सारा रंग उतर गया। अब सडनली ही बिकम, बोले बेटा सॉरी, तुमने मुझे बोल देना चाहिए था ना कि मैं बोला सर मैं आपको क्या बोलता कि मैं हीरो हूँ, तो इसलिए आप गाली नहीं देते मुझे। यही होता ना सर। लेकिन सर इसमें क्या हो रहा था कि आप मेरे ओहदे को इज्जत देते, आप मुझे एज एन इंडिविजुअल आप मुझे प्यार तो नहीं करते ना, कि भाई मैं हीरो इसलिए शायद आप ये लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया वो शायद आप इस्तेमाल नहीं करते। तो कभी कभार ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे ऐसे किस्से हो जाते हैं, ऐसे ऐसे हादसे होते हैं। और फिर पूरी फिल्म में थापा अंकल और मैं बहुत अच्छे दोस्त रहे। हमेशा साथ में खाना खाते थे, हमेशा बैठते थे, हमेशा साथ में एक ड्रिंक करते थे। देसी दारू थी वहाँ पर, देसी दारू मिलती थी, गुलाब, केसर कस्तूरी। अच्छा। तो वो सब चलता था। तो एनीवे, तो ज़िंदगी में ये कह रहा था कि शायद आप, जैसे आपने मुझसे पूछा ना कि क्या फ़र्क पड़ता है कि आप हीरो हैं, विलन के रोल कर रहे हैं, या विलन हैं तो भाई का रोल कर रहे हैं। दैट रियली डज नॉट मैटर। आप रोल क्या कर रहे हैं, आपका ओहदा क्या है उस फिल्म में, वो दैट इज़ वेरी सेकेंडरी। यू शुड, यू सी, आप हर इंसान को उतनी इज्जत दें जितनी आप चाहते हैं कि आपको उस इंसान से इज्जत मिले। अगर आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट करेंगे ना जिया, तो आप भी फिर उस इज्जत के लायक नहीं हैं। तो ऐसे ऐसे किस्से हुए मेरे साथ जिंदगी के अंदर। देखिए मुझे इंडस्ट्री के अंदर 52 इयर्स हो गए। 18 साल 2 महीने का था जब दो बूंद पानी रिलीज हुई। अब मैं 70 साल के नजदीक आ चुका हूँ, नियरली 70। बट लाइफ हैज बीन वेरी ब्यूटिफुल एंड आई हैव एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ आई हैव लेड। मतलब जिंदगी इतनी खूबसूरत रही है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई जिंदगी में कोई रिग्रेट है, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं। अगर मुझसे कहे कि अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे, हीरो नहीं, तो मैं किरण कुमार बनना चाहूंगा। Okay. और मैं वो हर चीज जीना चाहूंगा जो मैंने जी चुका हूं, क्योंकि अब मुझे उस चीज की आदत हो गई है। कितने अमेजिंग किस्से हैं ना, लेकिन आपके कमाल पास। है, कमाल। Even the Narad Muni that you narrated, जी, this particular जी, that was really amazing जो आपने किस्सा पूरा बयां किया। जी हाँ। खुदा गवाह में भी आपका जो किरदार था, जी। एंड इतना बड़ा स्टार कास्ट था खुदा गवाह का, कुछ किस्से उसके भी बताइए। हाउ वाज योर वर्किंग विद अमिताभ बच्चन? टू वर्किंग विद अमिताभ बच्चन इज लाइक वर्किंग विद अ वायरस। ओके। वो इंसान ऐसे कमाल के एक्टर हैं और उनकी जो पैशन है वो ऐसी कमाल की है कि वो आपके ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं। वंस यू वर्क विद अमिताभ बच्चन, यू वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ हिज ऑरा एंड द वे ही ट्रीट यू। मुझे याद है पहला हम एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे,
यहाँ पर आजकल क्या है कि कुछ आजकल की बात नहीं, बीच में कुछ ऐसे हीरोज आए थे कि अगर विलन को ब्लो मारे तो ब्लो का रिएक्शन भी नहीं देते थे। अमित जी ऐसी बात नहीं है। कि मेरा ये विलन है जो मुझे मार रहा है, तो वो एक एक ब्लो के ऊपर 2-2 फीट उड़ के जाके गिरते थे। इस तरह के वो है इंसान, इस तरह के एक्टर हैं और इस तरह के मतलब व्हाट अ वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद। एंड अमित जी का कमाल है, मतलब ही इज सो वेल इन्फॉर्म्ड विद एवरीथिंग, यू कैन डिस्कस एनीथिंग, यू एनीथिंग अंडर द सन यू कैन टॉक टू हिम। बट अमित जी के साथ काम करने का या उनके साथ बिहेव करने का एक चीज़ मैंने सीखी कि अमित जी से तब बात करो जब वो आपसे बात करें। एंड इट्स वंडरफुल टू बी, क्योंकि एक तो पंचुअल बहुत। उदयपुर में हम शूटिंग करें खुदा गवाह की, खुदा गवाह डायरेक्टेड बाय अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड मुकुल आनंद। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, शायद उसी की वजह से मुझे वो रोल मिला था पाशा का, आई थिंक सो, विच आई परफॉर्म प्रीटी वेल, विच आई डिड प्रीटी वेल, यस यस। तो आई थैंक मुकुल हु इज नो मोर इन द वर्ल्ड, बट आई ऑलवेज थैंक हिम कि थैंक यू मुकुल, एंड ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। आई मीन आई यूज्ड टू गेट अलॉन्ग वेरी वेल। मैंने मुकुल की काफ़ी फिल्में, 6-7 फिल्में जो उससे बनाई मैंने, सारी फिल्में मैंने की हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड ही हैड द फेथ इन मी दैट मैं आई कुड पुल ऑफ, बिकॉज पाशा का जो रोल था वो मेरे ऐसे एक्टर के लिए नहीं था, वो अमरीश पुरी जिसका रोल था, अमरीश जी का, वो दैट वाज अमरीश। नो आई डिड वेल बिकॉज आई हैड टू चैलेंज द कैलिबर ऑफ अमरीश जी, क्योंकि ये रोल जो है पाशा, इट वाज सच अ स्ट्रॉन्ग रोल कि वो अमरीश जी का रोल था। तो somehow मुकुल शायद मेरा दोस्त था, they tried something different, they got me and it was successful. So पर आपने ऐसा क्यों कहा कि अमिताभ बच्चन से तब बात कीजिए जब वो आपसे बात करें? because he's a person who's in himself. और बड़े आदमी के साथ तभी बात करना चाहिए, यू कैन नॉट मेक अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन विद समबडी कि भाई आज का मौसम बड़ा अच्छा है ना, वो देखिए वो बारिश होने वाली है, वो देखो चिड़िया कितनी अच्छी है। तो बिना बेफिजूल की बातें करना कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि आप जो भी कहेंगे इट विल सीम लाइक यू आर वांटिंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। सो डोंट लेट हिम फील कि यार जस्ट बिकॉज ही इज वांटिंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन ही इज टॉकिंग टू मी। लेकिन अमित जी के साथ बात करने का मजा है, क्योंकि जब भी उनसे बात करो आपको कुछ ना कुछ उनकी पकड़ में आ जाता है। उसी तरह दिस वाज यू नो वी हैड ही टॉक्स अबाउट एनीथिंग। एक तो जब भी सुबह होती है तो न्यूयॉर्क टाइम जैसा भी न्यूज़पेपर उनके पास आ जाता है। आई डोंट नो हाउ ही मैनेजेस इट। वर्ल्ड की सारी न्यूज़ उनको पता होती है, आप उनसे कुछ भी डिस्कस करें उनको पता होता है। ज़िंदगी के बारे में उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस इतना कुछ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी क्या नहीं देखा है ज़िंदगी के अंदर, और वो सब देखने के बाद उस दौर से जीत कर वो आए हैं। तो एंड ऑल्सो एज एन एक्टर कमाल, आप उनसे डांस करवा लीजिए, आप उनसे कॉमेडी करवा लीजिए। कौन भूल सकता है शोले का वो सीन, मौसी वाला सीन, कौन भूल सकता है पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, कौन भूल सकता है उनकी जो परफॉर्मेंस सारी फिल्मों में रही है। मतलब ये तो कंप्लीट एक्टर। एक और कंप्लीट एक्टर है जिसका नाम है गोविंदा, ही इज अनदर कंप्लीट एक्टर। मतलब उसे गोविंदा के साथ भी आप कुछ भी करा लीजिए वो कर लेता है, बट somehow maybe stars are not favoring him at the moment, or maybe the kind of films he wants to do is not getting those kind of films. But I personally feel that Govinda is another major talent actor. क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आपने जो नहीं, शीशी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की हैं जी, मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं। उसके साथ काम करने का बस एक ही होता था कि वो टाइम पे ज़रा वक्त के पाबंद नहीं थे। मैं हमेशा अपने बच्चों से भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट अपनी ज़िंदगी में रखो। इस तरह आज अगर मुझे 1 बजे पहुँचना था तो आपने देखा मैं 12:30 बजे आ गया था। आई डोंट वॉन्ट पीपल टू वेट फॉर मी, आई वॉन्ट टू बी पंचुअल, कि मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है तो मैं लेट पहुँचूँ, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि मैं वक्त से पहले पहुँचूँ। और ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ और फॉलो कीजिएगा कि वक्त के साथ मत चलिए, वक्त से आगे चलिए। वक्त से आगे चलिए, क्या होगा अगर आप चलेंगे तो आप समझ जाएंगे जो आने वाला जो वक्त है वहाँ पर आपकी चाल कैसी होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू फोरसी, यू हैव टू सी व्हाट इज़ कमिंग, एंड व्हाट इज़ कमिंग इन टुडेज टाइम। आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है इस दुनिया में, हमारी धरती के साथ क्या क्या नहीं हो रहा है, और इतनी तकलीफ होती है। नॉट फॉर एनीथिंग, कोई डर नहीं है कि ये उसे बॉम्ब आके गिर जाएगा, ये पड़ जाएगा, लेकिन
इंसानियत जो है, ह्यूमैनिटी जो है, वो इस पृथ्वी को जो आपकी माँ है, जिसने आपको सब कुछ दिया है आप उसके साथ कर क्या रहे हैं? बॉम्ब्स फोड़ रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं, हवा में जा रही है, आप स्पेस को पोल्यूट कर रहे हैं, आप इस धरती को पोल्यूट कर रहे हैं, बॉम्ब मार मार के आपने हर जगह गड्ढे कर दिए, आपने इस धरती को में पोल्यूशन फैला दी। एंड ये वक्त आ रहा है ना जिया, ये मुझे उसके बारे में सोच के ना घबराहट नहीं हो रही है, लेकिन तकलीफ हो रही है कि ये वक्त शायद हमें देखना पड़ेगा या हमारे बच्चों को देखना पड़ेगा। इस वक्त का निवारण क्या होगा? इस वक्त को आने से कौन रोकेगा? क्योंकि ये सब चीजें हमने खुद अपने आप के साथ की हैं। एंड दैट इज बैड व्हाट वी आर डूइंग टू मदर अर्थ। पीपल शुड रियलाइज दिस। All these leaders who sit in the White House or in the Kremlin or in Beijing or wherever they are sitting, they should realize कि where we are taking this world to, इस दुनिया को हम कहाँ ले जा रहे हैं, ये रियलाइज करो यार। Very scary space. हाँ, इसने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया तो हम भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लें। इसके बाद न्यूक्लियर पाइल इतना है, इसके बाद इतने जेट फाइटर्स, तो हमारे पास इतने जेट फाइटर्स। अरे why don't we talk about peace? Why don't we talk about humanity? Why don't we talk about brotherhood? लेकिन एक ऐसा दौर आया है जिया कि this world is not a good place to live in anymore. Really. You feel very sad of what humanity has done to the mother who has given us so much. सोच के बहुत तकलीफ होती है। I'm glad you're speaking about this because हम इस बारे में कोई बात तो नहीं कर रहा, but yeah, there is a very scary space we are getting into, and I hope we लेकिन will आप reach. आपको एहसास होता है या कभी एक फील होता है कि ये जो फिजा है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो हवा है, वो क्या कह रही है आपको? अकेले बैठेंगे ना तो फिजा की, नेचर की आवाज सुन सकेंगे आप। ये क्या कह रही है आपसे? ये आपसे कह रही है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हमें सुधरना चाहिए, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। It is not how many guns you have, it's not about how many bombs you have, it's not about how many missiles you have, it's about how much love you have for the other person. अगर इंसानियत ये रियलाइज नहीं करेगी तो फिर जिस दिन भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलेगी ना, जिस दिन वो तांडव शुरू करेंगे ना कैलाश पे, तब इंसानियत को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, क्योंकि मैं जो हूं ना, बेसिकली मैं भोलेनाथ का उपासक हूं। अगर मुझे किसी चीज पे फेथ है या मुझे किसी चीज पे भरोसा है या मैं किसी की चीज को, मतलब जिसके आगे मैं सरेंडर करता हूं, वो शिव है, मेरे भोलेनाथ। उनको याद किए बिना मैं घर से कभी निकलता नहीं, उनको याद किए बिना मैं रात को कभी सोता नहीं। बस भोलेनाथ कृपा करें। लेकिन अगर तीसरी आंख खुल गई ना तो फिर I'm glad कि आप ये मैसेज पूरे वर्ल्ड को दे रहे हैं कि Yeah. हमें पीस की कितनी ज्यादा हाँ, जरूरत है इस वक्त। मत खुलवाओ उनकी तीसरी आंख, मत उठाने दो उन्हें त्रिशूल, क्योंकि अगर आप धरती के साथ ये करेंगे ना तो फिर भोलेनाथ त्रिशूल उठा देंगे, और फिर जो डमरू बजेगा ना कैलाश में, पूरी दुनिया सुनेगी। सर आपके हर बात में मैसेज और जो कहानियाँ भी हैं वो बहुत ही अमेजिंग हैं। खुदा गवाह की जो स्टारकास्ट हमने जो बात की इतनी अमेजिंग थी सर, उसके कुछ किस्से, कुछ आपके किरदार के कुछ किस्से, कैसे डायलॉग्स के कुछ किस्से बताइए हमें। अब डायलॉग तो खुदा गवाह के सब देखे, एक हो जाएगा वो तो सब, वो तो खैर सुन लिए लोगों ने। लेकिन हम लोग बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे शूटिंग कर रहे थे खुदा गवाह की। एक नेपाल में एक जगह जिसका नाम है जुमसुम। जुमसुम वो लोकेशन चाहिए थी ऐसी, रगड बिल्कुल, पत्थर, बोल्डर्स, डस्ट फ्लाइंग। आपने देखा होगा, मुकुल वॉज मास्टर, जो वो शूट करता था, मतलब वो ब्राउन शेड होता था पूरा, ये वो यॉक्स होती थी। और भरत कपूर मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, वो भी था उस फिल्म में। मैडम श्रीदेवी, अमेजिंग एक्टर जिसको मैं बहुत एडमायर करता था, वो भी थी।
अमित जी ऑब्वियसली, फिर नागार्जुन साहब थे, शिल्पा शिरोडकर थी, मैं था, मेरा भाई था छोटा भूषण, वो जो इस दुनिया में नहीं है, वो भी था। और सबसे बड़ी बात है जो कैमरामैन जो थे WB राव साहब, वो मेरे बड़े दोस्त, मुकुल भी मेरा दोस्त, और इट वाज लाइक अ फैमिली। और वहाँ पर रहने के होता था, प्रैंक कर रहे हैं। नहीं वहाँ पर क्या, मतलब मैं आपको सुनाऊं अमित जी की, मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ, सुनिएगा कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज। जुमसुब के अंदर एक 5-6 रूम का एक क्वार्टर बना हुआ था, जिसके अंदर अलग अलग रूम थे, एक ऐसे कवेलू टाइप था, बाकी वहाँ होटल वोटल कुछ नहीं थे। इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन। वहाँ पर लोगों ने मोटरसाइकिल भी नहीं देखी थी। जब प्लेन लैंड होता था ना, तो फुटबॉल फील्ड में लैंड होता था। इट वाज फुटबॉल फील्ड, हम ऊपर से देखते थे फुटबॉल खेलने लोग, जैसे प्लेन आने लगता फुटबॉल खेलना बंद कर देते, प्लेन लैंड हो जाता था। इस तरह की जगह वो। खाने के लिए अगर आपको मिले तो वो आलू के अलावा आपको कुछ मिलता नहीं था, और नॉनवेज अगर खाना है तो वो 6-6 महीना पुराना गोश्त होता था, जो उसको ट्राई करके लोग देते थे। चावल होता था और आलू, दाल थोड़ी सी, तो इस तरह का था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट शूट, बट बिकॉज द फिल्म वॉज सो इंटरेस्टिंग एंड everybody was loving the film so much that nobody felt bad कि यार कुछ भी सहूलियत नहीं है। तो वो 5-6 रूम जो थे उसके अंदर क्या होता था कि सबको एक एक रूम दिया हुआ था। अमित जी का एक रूम था, श्रीदेवी मैडम का भी एक रूम था, नागार्जुन का भी एक रूम था, मेरा भी एक रूम था, जो मेरे साथ शेयर करते थे कुछ लोग। कभी वो आते थे, कभी भरत आ जाता था, वो भी मेरे रूम में आ जाता था। हम लोग छोटा सा रूम होता था, और वहाँ पर एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। तो अमित जी उस टाइम पे क्या वीडियो की फिल्में, वीडियो कैसेट बहुत पॉपुलर थे। तो वहाँ पर टीवी भी अमित जी ले आए थे अपना प्लेन में, और वीडियो का मशीन ले आए थे। तो रोज़ शाम को हम लोग बैठ के वो वीडियो देखते थे। अमित जी का आपको बताऊं कि एक इंसान किस तरह का है। जब थक जाते थे तो वीडियो चल रहा होता था, हम फिल्म देख रहे होते थे, अमित जी सो जाते थे वहीं सोफे पे बैठ के। लेकिन कभी भी उन्होंने फिल्म बंद नहीं की, क्योंकि बाकी के लोग देख रहे हैं। दैट शोज द क्लास ऑफ अ पर्सन। वो बैठे बैठे उनको नींद आ जाती थी, लेकिन ये नहीं बोलते थे कि ये भैया मुझे नींद आ रही है, ये वीडियो बंद कर रहा हूँ। नहीं, फिल्म पूरी होती थी, हम अपने आप जाके बटन ऑफ कर देते, वीडियो बंद था, अमित जी वहीं उठ के फिर अपने रूम में चले जाते थे। दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन अमिताभ बच्चन इज। He thinks so much of his co-stars and the people he interacts with. It's an amazing person to work with and to know him also. Okay. So अब हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया। तकरीबन 11-11:30 बजे दोपहर को जब सुबह होती थी, हम जल्दी उठ जाते थे, लोकेशन पे पहुंच जाते, और लोकेशन में जो है वो खच्चर पे जाना पड़ता था। खच्चर होते थे। अच्छा। गाड़ी तो जा ही नहीं सकती। नहीं, गाड़ी तो जा ही नहीं सकती थी ना। गाड़ी जुमसुम में थी नहीं, कोई गाड़ी नहीं थी। तो इट वाज ऑल म्यूल, और इतनी सी पगडंडी होती थी, इतना बड़ा ये टेबल है ना, उतनी चौड़ी पगडंडी होती थी। और जो खच्चर होते थे उनको मालूम है पगडंडी पे कैसे चलना है, तो कभी भी आपको गिराएंगे नहीं। तो उस पगडंडी पे बैठ के 1 घंटा 1.25 घंटा आपको पगडंडी बैठे, खच्चर पे बैठे, आप जाते हैं लोकेशन पे, उतरते हैं, फिर शूटिंग करते हैं। तो इस तरह का ट्रैवल होता था। तो तकरीबन 11-11:30 बजे पता नहीं क्या होता था, किस तरह से कि जियोग्राफिकल कोई ऐसा कुछ सिस्टम था कि 11-11:30 बजे एक कमाल की एक अजीब सी हवा चलती थी। Okay. अब वो इतनी हवा तेज होती थी कि जमीन पे पड़े पड़े इतने बड़े बड़े पत्थर जो थे ना, वो जमीन से उड़ के आपके चेहरे पे लगते थे। मतलब द विंड वाज सो स्ट्रांग, द वेलोसिटी ऑफ द विंड वाज सो स्ट्रांग कि पत्थर उड़ उड़ के आपके मुंह पे लगे या आपके बॉडी पे लगे। तो आप एक जगह बैठ के रहते थे, हवा खत्म होती थी, आधा घंटा चलती थी, आधे घंटे से शूटिंग वूटिंग नहीं होती थी। हम सब बैठते थे एक जगह, छुप के रॉक के पीछे छुप गए या कहीं बैठ गए, इस तरह की हमने शूटिंग की। तो ये कमाल था, ये मैंने कहीं नहीं देखा कि ऐसा भी होता है, इतनी तेज हवा चलती कि पत्थर भी उड़ उड़ के आपके चेहरे पे आते हैं। मगर क्या होता है कि आपकी जो पैशन है ना इस फिल्म के लिए, वो इतनी स्ट्रांग है कि आप हर चीज आप एक्सेप्ट करते हैं। इसी जिंदगी के अंदर जो मैं आपको एक चीज बताऊं, अच्छा हो या बुरा हो, जिंदगी में एक चीज जरूर सीखो जिसका नाम है एक्सेप्टेंस। जो भी हालात हो उसे अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, अगर बुरे हालात हैं तो फिर आपको इतना गम नहीं होगा, अगर अच्छे हालात हैं तो आपको इतनी खुशी नहीं होगी। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि इसके अंदर कॉफी है जो ठंडी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, कॉफी है, मैं पी लूंगा, तो मैं पी लूंगा।
लेकिन अगर हर चीज़ में आप शिकायत करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। तो अगर आपको हमेशा दुखी नहीं रहना है तो आप वो चीज़ सीख लो कि आप किस चीज़ की शिकायत ना करो। कितने एक बड़ा trouble अच्छा में शेर है आपके- कि हाँ, इंसान अगर चाहे कि ना उसे कोई गम, तो दुनिया में किसी से किसी चीज़ की उम्मीद ना रखे। तो एक्सेप्ट करेंगे हर चीज़ को तो ज़िंदगी बड़े स्मूथली चलेगी। एंड ये सारे मुश्किलों को पार करके जो आप लोगों ने फिल्म की है, जी, जी, जी। इट्स बीन सो बिग एंड Yes. अमेजिंग। श्रीदेवी जी के साथ कोई किस्से आप बताएंगे, लाइक उनके बारे नहीं, में जो श्रीदेवी बात जी के हम नहीं साथ जानते हैं। मैडम के साथ मेरा हमेशा एक सलाम दुआ का रिश्ता रहा है। मैं कभी भी, वो एक ऐसी थी जो किसी को अपने आप इतने क्लोज आने देती भी नहीं थी, और जब कोई इंसान आपको इतने क्लोज नहीं आने देता है तो आप उससे एक सलाम दुआ का एक रिश्ता रखते हैं। तो जब भी हो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड नाइट मैम, तो मेरे साथ तो हमेशा यही रहा। लेकिन वेन एवर शी यूज्ड टू परफॉर्म, आई एडमायर्ड हर। क्लाइमैक्स में एक बड़ा अच्छा सीक्वेंस था जहाँ पर मैं दौड़ रहा हूँ एंड मैडम का, श्रीदेवी जी का घोड़ा आता है, अमित जी का घोड़ा आता है, वो दोनों मेरे बाजुओं से पकड़ते हैं और घोड़ा भी दौड़ रहा है और मैं साथ साथ दौड़ रहा हूँ। अब दौड़ते दौड़ते क्या हो गया कि घोड़े का जो एक नाल थी ना, वो मेरे पाँव पे आ गई। ओह, तो मुझे थोड़ी सी चोट मतलब पाँव पे आ गई और मेरा पाँव थोड़ा सूज गया। तो वो करके फिर ये क्लाइमैक्स ले जाते हैं और उसे उठा के पहाड़ से फेंक देते हैं, तो पाशा गिर के मर जाता है। तो तभी मैडम ने उतरी घोड़े से, किरण यार ओके, ऐसा दिया, नहीं बट पाँव में लगा ना चोट। बोला नहीं, ठीक हो जाएगा। नहीं यू शुड बी केयरफुल। ऐसा आई वाज केयरफुल। नहीं ये शॉट जो है ये डुप्लीकेट से क्यों नहीं करवाया आपने? ऐसे मैडम, इट वॉज अ प्लेजर कि आप मुझे उठा के ले जा रही हैं, तो डुप्लीकेट को आप ले जाते तो क्या। इट वॉज ग्रेट फन एंड प्लीज डोंट बॉदर, आई एम फाइन मैम, थैंक यू वेरी मच। तो दैट वॉज द ओनली इंटरेक्शन आई हैड विद मैडम एंड दैट वॉज मोर देन इनफ। But I always admired her as an actor. I always admired her as a person and a star, a real big star. totally. मतलब, and what an actor. From सदमा to खुदा गवाह to चालबाज। सदमा देखी Very आपने उनकी फिल्म? yes, देखी है मैंने। What a वो रोए भी performance! थे last में। What a performance! Yes. Amazing. And फिर चालबाज कॉमेडी, खुदा गवाह एक्शन, मतलब क्या नहीं किया उन्होंने। But sad that she had to go so early. फिर एंड में जो माँ फिल्म की, वो भी बहुत कमाल की फिल्म थी। बट वही है कि कुछ लोग चले जाते हैं, यादें छोड़ जाते हैं, और उनके जो कुछ भी उन्होंने ज़िंदगी में किया उनको हम याद करते हैं, और यही दुआ देते हैं कि आप जहाँ भी हों खुश रहें। सर, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो बहुत सारी बातें मैंने आपके बारे में पढ़ी, और एक सेगमेंट है हमारा खास या बकवास। अब जब आप एक स्टार होते हैं, आप इतने सारे किरदार निभाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कभी कभी जिस फिल्मों में आप काम करते हैं उनकी वजह से आपका एक कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। और उस टाइम पर मैगजीन हुआ करती थी जिसके अंदर आ जाते थे कि आर्टिकल्स के इनका इनके साथ अफेयर हो चुका है इस पर्टिकुलर। तो आपने सबसे बकवास अफवाह क्या पढ़ी है अपने बारे में? मुझे कुछ लोगों के साथ कनेक्ट कर दिया गया रोमांटिकली, जिनके साथ मेरा सिर्फ दोस्ती का रिश्ता था। Okay. मैं ये समझता हूँ कि एक मर्द और औरत में दोस्ती भी होती है, सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं होता। देयर नो नथिंग सेक्सुअल, करेक्ट। इट कैन बी प्योर फ्रेंडशिप। जो उस दौर में लोग समझ ज्यादा नहीं पाते थे। थोड़ा सा है वो। हाँ, तो मेरी कुछ दोस्त रही हैं, मेरी जैसे अरुणा ईरानी जी मेरी बहुत दोस्त रही हैं, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता। लोगों ने पता नहीं क्या क्या समझ लिया उनके मेरे बारे में, कुछ भी नहीं। वी हैव बीन एब्सोल्युटली ग्रेट फ्रेंड्स। अरुणा जी ने जो गुजराती, मैं आपको मालूम है मैंने 80 गुजराती फिल्में की हैं 7 साल में, 80 released in 7 years. That means about 14 films, 15 films a year. That's a lot of films to be done. I mean, I was stationed in Gujarat for 7 years. मैंने इस दौरान मैंने करीब 16 शॉर्ट फिल्में भी बनाई हैं एज अ डायरेक्टर. दैट आई हैव ऑल्सो डन. मैं आपसे कहा ना कि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री को इतना प्यार करता हूँ कि कल को मुझे एज एन एक्टर अगर कोई लेना नहीं चाहेगा ना, तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाऊंगा, मैं साउंड रिकॉर्डिस्ट बन जाऊंगा, मैं स्पॉट बॉय बन जाऊंगा। हाँ। लेकिन इस इंडस्ट्री से जुड़ा रहूंगा। जब भी अपने बारे में सोचता हूं तो ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना करता हूं कि जिस दिन ये फिजिकल बॉडी छोड़ने का वक्त आएगा ना,
क्योंकि फिजिकल बॉडी इंसान छोड़ता है, जो रूह है, आत्मा, जो सोल है आपका, वो दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट लिव्स फॉर एवर। तो जिस दिन ये फिजिकल बॉडी छोड़ने का वक्त आएगा तो उस दिन ऐसा करना कि लाइट ऑन रखना, एक्शन और कट रखना, बस ये दुआ है, ये प्रार्थना है ऊपर वाले से और डेस्टिनी से। बहुत अमेजिंग सर, आपका जो जुड़ाव है बॉलीवुड से, इट्स वेरी वेरी सोल कनेक्ट है आपका। एब्सोल्युटली, बिकॉज आई एम बेसिकली अ सोल मैन। जिस्म क्या है, अगर आप वाकई समझे ना, जैसे आपसे मैंने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मौत से भी नहीं डरता, बिकॉज बर्थ एंड डेथ इज इनएविटेबल। वक्त से पहले आप जन्म नहीं लेंगे और वक्त से पहले आप जाएंगे नहीं, और अगर आपका वक्त आ गया तो दुनिया का कोई भी वेंटिलेटर या कोई भी रेडिएशन या कोई भी कीमो आपको बचा नहीं सकता। आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ फ्रेंड्स लाइक दैट, एंड मेरी माँ जो सबसे मुझसे क्लोज थी, आई लव नोबडी मोर देन आई लव माई मदर। मैं सोचता था कि अगर मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आ गया, धीरे धीरे इस बात का एहसास हो गया कि वी ऑल हियर एज स्टूडेंट्स, वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हु हैव कम हियर टू हैव अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। जो आपकी स्पिरिट है और जो मेरी स्पिरिट है, बिल्कुल हम एक जैसे हैं, सिर्फ जिस्म अलग है, और हम सब यहां कुछ सीखने के लिए आए हैं। जब हमारी एजुकेशन पूरी हो जाती है, या हमारे ये जो कपड़े हैं, जिस्म जो, जैसे आज आपने हरी साड़ी पहनी है, अगर कल को आपने लाल साड़ी पहनी हो तब भी आप जिया हैं, अगर आपने टी शर्ट और जीन्स पहनी तब भी आप जिया हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं पहना तब भी आप जिया हैं। करेक्ट। मतलब क्या, जिस्म जो है वो क्या है, जस्ट चेंज ऑफ क्लोथ्स। सोल इज इम्पोर्टेंट। हाँ, सोल इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब ये, और अगर ये साड़ी फट जाएगी या मेरी एक शर्ट फट जाएगी तो मैं चेंज करके दूसरी शर्ट पहन लूंगा। यही है कर्म, और कर्मा का यही हिसाब है, यही एवोल्यूशन है सोल का। तो फिर जो चीज होने वाली है और जो जिंदगी, जो सांसें आपको मिली हुई हैं, उसमें आप कितना सीखे हैं ये निर्भर करता है कि आप अपनी उस जिंदगी से क्या सीख कर वापस गए हैं, क्योंकि हमारा सबका जो घर है वो तो वही है जहाँ हम सबका है। आपको सर एक एक्टिंग स्कूल होना ही चाहिए, लाइक इट विल बी सच अ गुड थिंग टू जॉइन एक्चुअली, जो एक्टर्स बनना चाहते हैं। सर मेरा एक सेगमेंट है खास या बकवास, ताकि जो आपके फैंस हैं उनको वो जान पाए कि आपके बारे में जो लिखा गया इंटरनेट पर, जो बता रहे हैं वो खास है या बकवास है, सच है या झूठ है। सो आपके बारे में ये, जैसे आपने अरुणा ईरानी के बारे में बताया कि बकवासी खबर है, रेखा जी के बारे में भी ये कि आपके डैडी ने नहीं माना उस रिश्ते के लिए, इसलिए ये रिश्ता नहीं हो पाया। बकवास। हाँ, ओके। ये बकवास कहाँ से आते हैं लेकिन? मुझे नहीं मालूम कहाँ से आते हैं। रेखा जी हमेशा दोस्त रही हैं। हाँ जी, मैं जानता हूँ उनको, और उनके लिए दिल में उनके लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है, बिकॉज शी इज़ दी ओनली ओरिजिनल डीवा वी हैव इन मीडिया, इन दिस इंडस्ट्री, and how beautifully she has maintained herself, and she still looks as beautiful as what she used to be looking. That means there's so much of good in her. A wonderful person to know with, a wonderful friend to have, just to know her. And that is my only relationship with her, always. ओके सर, बॉलीवुड पे कुछ इल्ज़ाम है, आप बताइए कि ये आपके हिसाब से सही है या नहीं है? जी। अवार्ड्स फेक होते हैं? सही है। कुछ एक्टर्स बॉडी डबल के लिए भी, नॉर्मल सीन्स के लिए भी बॉडी डबल यूज करते हैं। नहीं, मैंने तो नहीं देखा आज तक। ओके। फेक फैंस बुलाए जाते हैं एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट लुक्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये होता है ऐसा? हाँ। उनको कैसे मालूम कि ये इस वक्त इधर आने वाली है, कि इस फ्लाइट से लैंड करेंगी, हाँ। या इस फ्लाइट से वो लैंड करेंगे। एब्सोल्युटली। सर देश के ऊपर जो बातें आती हैं, कुछ बातें होती हैं, बॉलीवुड उससे बचता है, बॉलीवुड नहीं बातें करता है इसके बारे में। नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लगा है बॉलीवुड पर, फिल्में अच्छी नहीं बन रही हैं, थिएटर्स खाली हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नेपोटिज्म का इल्ज़ाम जो है वो गलत इल्ज़ाम है,
क्योंकि नेपोटिज्म की वजह से चलो जान पहचान की वजह से आपको एक फिल्म मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? या आप किसी के बेटे हैं या किसी की बेटी हैं और आपकी फिल्म हिट हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपने फिल्म में किया क्या है, फिल्म कितनी अच्छी बनी, उससे फिल्म चलती है। तो ये इल्ज़ाम जो है नेपोटिज्म, आई डोंट थिंक दिस वर्ड शुड बी यूज्ड एट ऑल। आज की जो कैटेगरी में जितने भी न्यू एक्टर्स हैं, जानवी एंड यू नो ऑल दी अदर एक्टर्स, आपको किसमें पोटेंशियल लगता है कि ये बेहतरीन एक्टर है, लेकिन नेपोटिज्म का टैग की वजह से यू नो? पोटेंशियल तो जितने भी लोग हैं आजकल, जो भी आपने नाम लिए, जानवी इज द डॉटर ऑफ श्रीदेवी जी। अब आप कहेंगे नेपोटिज्म है, नहीं, नेपोटिज्म की बात नहीं। दैट गर्ल इज रियली ब्यूटीफुल एंड शी इज डन सम ग्रेट वर्क एंड शी इज डूइंग हैंडलिंग अ करियर वेरी ब्यूटीफुली। और कितने हैं, देखिए, लाइक आई रियली लाइक टू सी रणबीर कपूर फिल्म्स, not because Rishi Kapoor was a friend of mine, but that boy has a lot of potential. He's a good actor to work with. Then I really love to see Hrithik Roshan. Hrithik Roshan की आपको मैं एक बात बताता हूँ, वो कमाल का आदमी, कमाल की उसकी अपब्रिंगिंग रही है, अपने फादर से बहुत कुछ सीखा है। Why? Because he was an assistant. He knows the ins and outs of the industry. एक बार हम लोग शूटिंग कर रहे थे, आप मुझे अच्छे लगने लगे, विक्रम भट्ट की जो फिल्म थी, Vikram Bhatt was director and Amisha Patel and was there as a leading lady. I was playing her father. तो महबूब स्टूडियो में सेट लगा हुआ था, तो सुबह जो शिफ्ट है वो 9 बजे की शिफ्ट होती थी, तो हम लोग 9:15 बजे पहुंच जाते थे, ऋतिक भी पहुंच जाता था। एक दिन क्या हुआ कि हम 9 नहीं बजे थे, 9 बजने में 5 मिनट रह गए थे, तो ऋतिक का फ़ोन आया विक्रम को कि विक्रम सर, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा 5-10 मिनट, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जैम बहुत है। इतना बड़ा हीरो हुआ, कोई मिल गया, हिट हो चुकी, वो अपने डायरेक्टर को फ़ोन करके बोलता है कि मैं 5-10 मिनट लेट हो जाऊंगा। दैट शोज़ हिज क्लास। हम लोग जब लंच ब्रेक होता था तो बाकी के यूनिट के जितने लोग थे वो बैठ के अपने वैन में या मेकअप रूम में खाना खाने बैठते थे। ऋतिक रोशन used to rehearse with the dancers his dance moves in the theater, on the stage, on the stage, you know, सेट के ऊपर वो रिहर्सल करते थे अपने गानों की, अभी क्योंकि गाना शूट होने वाला है। तो इस तरह की लगन है उस लड़के में, एंड एज अ गुड लुकिंग तो कमाल है ना, ऐसा लगता है कि ग्रीक गॉड है वो, मतलब इतना खूबसूरत तो आप जानते हैं कि हर कोई जानता है। एंड ही इज़ नाउ आई बिलीव गोइंग टू बी टर्निंग अ डायरेक्टर एंड ही इज़ अ पर्सन हु विल मेक अ ब्यूटीफुल फिल्म, आई नो दैट, एंड ही इज़ मेड हिज फादर वेरी प्राउड। गुड्डू साहब जो हैं, जिनके मुझे यू नो आई गॉट खुदगर्ज, ही ब्रॉट मी बैक इन द इंडस्ट्री। तो बाकी गुड्डू साहब के लिए भी बड़ी इज्जत है, एंड ही मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ हिज सन। एंड वही सलमान की बात है, सलमान इज अ ब्यूटिफुल पर्सन, आई हैव डन सो मच वर्क विद हिम, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सलीम साहब। उसकी जो अपब्रिंगिंग रही है ना, जिस तरह सलीम साहब ने उसको, अपने बच्चों को और अपने परिवार को और अपने वन मुस्लिम हाउस वेयर गणेश जी की आरती होती है, गणेश जी का आगमन होता है उनके हर गणेश चतुर्थी पे, और मतलब वो कमाल की फैमिली है। मतलब आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द बेस्ट फैमिली आई नो इन द फिल्म इंडस्ट्री इज सलीम साहब फैमिली। और मैं कभी भी सलीम साहब को ये नहीं कहता कि सलमान का फादर सलीम साहब, सलीम साहब का बेटा है सलमान। तो ही इज एंकर इन दैट हाउस एंड इट्स अ लवली फैमिली। तो नेपोटिज्म आप ये नहीं कह सकते कि नेपोटिज्म की वजह से सलमान को फिल्म मिली, क्योंकि सलीम साहब राइटर थे। सूरज बड़जात्या ने थोड़ी लिखी, सलीम साहब ने थोड़ी लिखी थी सलमान की पहले फिल्म, वो तो उसका टैलेंट था। एंड सलमान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आप उसकी बॉडी में मत जाइए, उसके ऐप से मत जाइए, उसके बाइसेप और ट्राइसेप में मत जाइए, आप कभी सलमान को क्लोजली उसके चेहरे को देखें, उसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। हिज आईज टॉक, एंड दैट्स व्हाट मेक्स सलमान खान, नॉट द बॉडी, हिज आईज। सर, आपके सारे फैंस के लिए अब आपको कहाँ देख सकते हैं? इंस्टा पे तो ऑब्वियसली आपके सारे, आप रजा मुराद जी के साथ जो फ्रेंडशिप है आपकी फैमिली के साथ जो आपका बॉन्डिंग है, आपके सन, आपकी डॉटर, देखिए सब कुछ बहुत अमेजिंग नहीं, दिखता मैं है। अपने सारे फैंस को ये कहूँगा कि मेरी बहुत इंटरेस्टिंग काम मैं कर रहा हूँ और बहुत मुख्तलिफ काम कर रहा हूँ। हाँ।
मेरा एक तो अभी मेरा एक OTT प्लेटफॉर्म पे शो आने वाला है, शो स्टॉपर, जिसमें जीनत अमान जी मेरे साथ हैं. Okay. वी आर प्लेइंग अ पेयर इन दैट. फिर एक और है उधमगढ़ करके, वो भी मेरा OTT प्लेटफॉर्म का शो है. फिर मैंने काफ़ी अरसे के बाद दूरदर्शन पे एक शो किया जिसमें आई एम प्लेइंग द मेन कैरेक्टर. इट्स कॉल्ड देवांचल की प्रेम कथा, जिसके मैं ऑलरेडी 250 एपिसोड शूट कर चुका हूँ. वो अभी टेलीकास्ट शुरू हो जाएगा और 15 दिन के अंदर. फिर मैंने, हालांकि आई वॉज क्वाइट अ पॉपुलर एक्टर इन गुजराती सिनेमा. जो मैंने गुजराती फिल्में मैंने काफ़ी टाइम से मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता था, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता रहा कि उस गुजरात से मुझे बहुत कुछ मिला है. तो मैंने एक गुजराती फिल्म अभी की है कोकोनट प्रोडक्शंस की. रखो सरनामू, मतलब राइट डाउन माई एड्रेस. वो फिल्म मैंने की है कोकोनट प्रोडक्शंस की. किरदार के बारे में बताइए ना सर. आई एम प्लेइंग अ पुलिस कमिश्नर हु टेक्स नो शिट फ्रॉम एनीबॉडी. इट्स अ फैंटास्टिक रोल टू डू. एंड मेरे साथ सिद्धार्थ रंधेरिया है, अनदर वेरी पॉपुलर थिएटर पर्सनैलिटी एंड एक्टर. एंड सरिता जोशी जी हैं, अनदर फाइन परफॉर्मेंस. तो वो फिल्म भी मेरी तैयार है. फिर मैंने एक कश्मीर में एक फिल्म की थी, द लास्ट कैंडिडेट. इसमें आई एम प्लेइंग द मेन कैरेक्टर. मिससे मेरा बेटा भी है, शौर्य, वो भी है उसमें. ही इज़ प्लेइंग द यंग हीरो, आई एम प्लेइंग द मेन कैरेक्टर. तो इस तरह के. फिर मैं वेलकम में हूँ, वेलकम टू द जंगल, उसमें भी हूँ. फिर 2-4 फिल्में ऐसी भी हैं जो मैं कर रहा हूँ. तो आई एम डूइंग, माई वॉल्यूम ऑफ वर्क इज गुजराती सिनेमा, टेलीविजन, OTT, films. Wow. So all this I'm doing. So my fans will watch me. I mean, and give me, and I hope they'll give me as much love as. Sir, जीनत जी के साथ जो आपका काम चल रहा है, वो Fantastic person to थोड़ा work बताइए with. ना. Fantastic person to work with. And is थोड़ा Fabulous, जो आप, fabulous person to work with. Zeenat Aman is a team person. Okay. इससे जीनत अमान के बारे में हम सोचते थे, मेरी बात, मैं जब हम वो भी अपने उस टाइम पे काम करती थी, मैं भी करता था, हमने कभी आमने सामने काम करने का हमें मौका नहीं मिला. इसमें इस फिल्म, इस प्लेटफॉर्म में हमें एक साथ काम करने का मौका मिला है. वी आर पेड टुगेदर. Okay. इट्स अ स्टोरी ऑफ Wow. मॉडलिंग एंड इट्स अ वेरी वेरी ऑफ बीट काइंड ऑफ थिंग. जो कहानी आपको बताऊंगा तो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ ब्रा फिटर. Okay. यू नो देयर आर ब्रा फिटर्स नाउ. Yeah. तो उसकी कहानी है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फॉर अ वुमन टू वेयर द राइट साइज ऑफ अ ब्रा, बिकॉज टाइट ब्रा पहनेंगी तो आपको मेलिग्नेंसी हो जाएगी या आपको कैंसर. आजकल आप जानते हैं ना कि आजकल ब्रेस्ट का कैंसर कितना बढ़ चुका है, मेमोरी ग्लैंड्स का कैंसर कितना बढ़ चुका है. एंड उसके पीछे एक रीज़न भी होता है कि दैट एवरी सुबह से लेकर शाम तक आप एक टाइट ब्रा पहन के बैठी रहती हैं, टाइट ब्रा पहन के बैठी रहती हैं, जिससे आपके जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो दबते हैं. और जब दबने के बाद सूजन पैदा होती है, सूजन के बाद उसमें मेलिग्नेंसी हो जाती है. तो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. यू सी देयर आर पीपल हु आर ऑफिशियली वर्किंग एज ब्रा फिटर्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. यस दे आर. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये उस पर है, तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस भी क्रिएट करेगा. तो जीनत जी के साथ, जीनत जी वेरी सॉफ्ट पर्सन एंड वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, जो बिल्कुल टाइम पे सेट पे होती हैं. एंड कोई नखरा नहीं है दैट आई एम दी जीनत अमान. बिल्कुल नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं. खामोशी से आती हैं, अपने सीन्स करती हैं, अपने प्यार से करती हैं. और मेरा और उनका जो काम किया है हमने सीन्स को एक्सटेम्पोर सीन्स किए हैं और एक दूसरे को समझा है, एक दूसरे के साथ एक इज्जत का दायरा रहा है. जीनत जी हमेशा जीनत जी रहा है मेरे मुंह से. हाय किरण जी, उनके मुंह से ऐसा रहा है. और हमने एक साथ काम करके हमें बड़ा अच्छा लगा. एंड सम ऑफ आवर रोमांटिक सीन्स आर रियली रियली रोमांटिक, यू नो. एंड लोग बोलते हैं ना कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप किसी से हो तो केमिस्ट्री अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं है लेकिन केमिस्ट्री कमाल की. तो उनके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा. बहुत इजी हैं, वेजिटेरियन हो गई हैं आजकल, तो नॉन वेज भी नहीं खाते हैं. एंड देयर इज़ नो अल्कोहल कंजम्पशन एट ऑल. अपने वो मिनिस्ट्रन सूप वूप पी लेते हैं. कभी हम रात को भोपाल में एक ही साथ एक ही होटल में थे तो कभी डिनर साथ में कर लिया, तो शी वुड हैव सैलड एंड मिनिस्ट्रन सूप. एंड दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन शी इज़. एंड देन खाना ना खाया, ओके किरण गुड नाइट मैम. तो ये रहा. लेकिन उनके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा. इट्स ग्रेट टू वर्क विद. एंड शी इज़, यू सी, जीनत अमान, दी जीनत अमान, वो दिस you know, that glamour figure is still she's still so beautiful. I mean, she's kept her hair grey, and you know that grey hair looks so nice, so dignified. And in Showstopper, she is fantastic. You watch the show, you'll love it. आपके जो फैंस हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं. जी. ठीक है, आपके बचपन के बारे में बताइए. आप कैसे, बिकॉज आप
यू नो उस फैमिली से हैं जहाँ पर अमेजिंग विलन्स हुए, आपके पापा इतने लेजेंडरी हैं, तो यू नो क्या हमेशा से एक्टिंग करनी थी? हाउ वाज योर बचपन, यू नो एवरीथिंग? जी हाँ, मेरी जो जिंदगी रही है, मेरा जो बचपना रहा है, वो एक बेस बना जो आज मैं कर रहा हूँ। क्योंकि बचपन से ही एक फिल्मी एटमॉस्फेयर में मैं पला बड़ा, और जो भी मुझे मिला ज़िंदगी में वो इस फिल्म इंडस्ट्री से मिला। तो मेरे लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही अहमियत रखती है और बहुत ही क्या कहूँ, बहुत पाक है। मतलब एक श्रद्धा है इस इंडस्ट्री के लिए। मेरे लिए सिर्फ ये रोज़गार नहीं है, मेरे लिए ये एक पूजा है, एक यात्रा है। जिस तरह हम कहते हैं ना, हम पिलग्रिमेज में जाते हैं, हम यात्रा करने जाते हैं, तो मेरे लिए स्टूडियो में जाना एक यात्रा होती है हमेशा, क्योंकि उस ज़िंदगी से मैं गुज़रा हूँ, और उस ज़िंदगी, और मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कि बहुत कुछ मिला है यहाँ से। देखिए, मेरे बचपन में क्या होता था कि ज़माना अलग हो गया है। ज़माना जिस तरह प्रकृति के साथ नियम बदलते रहते हैं ना, उसी तरह ज़माना ये बदल गया है। और अब तब का जो ज़माना है, क्योंकि आप मेरी बचपन के बारे में जानना चाहती हैं, तो मुझे तब उस ज़माने की आपको कुछ बातें सुनानी होंगी। मैं हमेशा फैसिनेटेड होता था मेरे फादर के साथ जब भी मैं होता था। और चेंबूर आप गई हैं कभी? मैं चेंबूर में ही रहती हूँ। अच्छा, आप चेंबूर में रहते हैं। जो जहाँ आरके स्टूडियो था ना, हाँ। उसके पीछे एक बसंत स्टूडियो हुआ करता था। ओके। और बसंत स्टूडियो में माइथोलॉजिकल फिल्में बहुत ज़्यादा बनती थी उस वक्त। माइथोलॉजी का बहुत जोर था। ओके। और माइथोलॉजी के अंदर मेरे फादर जो है, आप जानती नहीं, शायद आप ज़्यादा लोग भी नहीं जानते इस बारे में, कि मेरे पिताजी का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर किरदार 61 फिल्मों में वो रोल प्ले किया है। Okay. You know, he holds a world record for one particular actor having performed in 61 different films, and नारद मुनि का जो किरदार होता था, Okay. मेरे फादर ने जब भी किया, तो नारद मुनि की जो पहचान बनी, या मेरे फादर की पहचान बनी, वो उस रोल से बनी है। Okay. और यू विल बी सरप्राइज कि आज भी अगर कैलेंडर्स पेंट किए जाते हैं तो मेरे फादर की फ़ोटो होती है नारद मुनि की, जब भी कोई पेंटिंग होती है। Okay. उनके बाद बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया नारद मुनि करना, लेकिन वो बात नहीं आई कभी। तो जब भी नारद की शूटिंग होती थी ना, तो मैं अपने फादर को इंसिस्ट करता था कि पापा शूटिंग देखने में जाऊँगा, क्योंकि मैं जब जाता था, छोटा था मैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हनुमान जी से उड़ रहे हैं, इंद्र भगवान का दरबार लगा हुआ है, अप्सराएं हैं वहाँ पर, और गदा है किसी के हाथ में, किसी के हाथ में तलवार है। और उस ज़माने में क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं होता था, तो एक पाटिया होता था, यू नो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा होता था जिसके ऊपर हनुमान जी को लिटा दिया जाता था, जो भी हनुमान जी बनते थे, और वो ऐसे ऐसे हाथ हिलाते थे और पाटिया जो है हवा में ऐसे वो खींचते थे। Okay. तो इस तरह का कंप्यूटर ग्राफिक तो था ही नहीं। अच्छा। तो ये सब चीज़ें होती, तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता था। सेट के ऊपर इंद्र का जो दरबार है, वहाँ पर ड्राई आइस डाल के उसको फॉग क्रिएट होता था। तो आई यूज्ड टू बी फैसिनेटेड बाय देम। तो एक दिन, और ज़्यादा करके जो फिल्में होती थी ना, वो एक हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था बाबू भाई मिस्त्री। Okay. बाबू भाई मिस्त्री, अभी आज के ज़माने में अगर आप सोचें कि बाबू भाई मिस्त्री कौन थे, जैसे आज की तारीख में संजय लीला भंसाली है ना, हाँ. तो माइथोलॉजिकल फिल्मों में बाबू भाई मिस्त्री हुआ करते थे। Okay. और सारी माइथोलॉजी फिल्में बनती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि आप जैसे लोग जानना चाहें कि मेरी शुरुआत एज एन एक्टर कब हुई। हाँ. लोग समझते हैं कि दो बूंद पानी से, अब्बास साहब की जो फिल्म थी, उससे मेरी शुरुआत हुई है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत कम लोगों को मालूम है। एक दिन मैं अपने पिताजी के साथ शूटिंग पे चला गया। Okay. तो वहाँ पर बाबू भाई मिस्त्री साहब की शूटिंग थी, और श्रीराम पर वो फिल्म बन रही थी जिसके अंदर लव कुश द मेन कैरेक्टर्स वो प्ले कर रहे थे। Okay. अब वो जैसा ऋषि की जो कुटिया है, वहाँ पर लव कुश होते हैं, और श्री राम जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो छोड़ते हैं, और लव कुश वो घोड़ा पकड़ लेते हैं। Okay. तो ये कहानी है, ये रामायण में हाँ एक जी, बहुत ही हाँ, इम्पोर्टेंट I एक एस्पेक्ट है उसका। अब मैं भी जाके बैठ गया, मेरे फादर के साथ बैठ गया, मेरे फादर भी बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, और शूटिंग शुरू हुई। तो दो बच्चे थे, मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े होंगे, कोई एक 12 साल का था, कोई एक 10, 12, 15 साल का था।
अब वो दोनों लव कुश बने हुए थे. आई वाज वेरी फैसिनेटेड. उन्होंने ऑरेंज कलर की वो धोती पहनी हुई थी, तीर कमान लगा हुआ था, ऐसे बड़ा सा एक विग जैसी थी जिसके अंदर रुद्राक्ष बंधा हुआ था. और मैं देखता रहा उनसे. तो आई वॉज वेरी वेरी इंट्रीग्ड, वेरी वेरी काइंड ऑफ फैसिनेटेड बाय व्हाट आई वाज सीइंग. तो अब क्या होता था, जब कैमरा ऐसे कैमरा ये लगा हुआ था और घोड़ा जो था, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है, वो वहां से दौड़ के भागता हुआ आता है और लव कुश ने जाना था और उसको घोड़े को पकड़ लेना था. ये सीक्वेंस था. अब जैसे वो घोड़ा दौड़ना शुरू करता था तो लव कुश जो है वो घोड़े से डर के वो उसके तरफ जाते नहीं थे, पीछे भाग जाते थे. डर के मारे इतना डर जाते थे वो घोड़े की स्पीड से कि वो पीछे भाग जाते थे. अब एक बार हुआ टेक हुआ, 2 बार टेक हुआ, 3 बार टेक हुआ. उस जमाने में जो हमारी जो फिल्में होती थी ना, वो ईस्टमैन कलर फिल्म का डब्बा आता था अमेरिका से, बहुत महंगा होता था वो. अच्छा. तो फिल्म जो होती थी एक्टरों से ज्यादा महंगी होती थी उस वक्त. जी हाँ, तब ये सब डिजिटाइज नहीं था. अच्छा. फिल्म का रोल चढ़ता था और रीटेक पे रीटेक. उस वक्त ये माना जाता था कि जो एक्टर कम रीटेक करवाए वो अच्छा एक्टर है. अच्छा. इस जमाने में वो बात नहीं है. नाउ इट इज मोर ऑन परफॉर्मेंस. तो ये लड़के भाग जाते थे. अब भाऊ भाई बहुत नाराज हो गए, बोले किसको पकड़ के लाया हो. सडनली उनकी नजर मुझ पे पड़ी तो बोले कि बेटा तू घोड़ा पकड़ सकता है क्या. आप कितने साल के थे तभी? आई मस्ट हैव बीन 7-8 years old. ओके, 7-8 years old. छोटा था मैं. अच्छा. 8 साल का हूँगा. तो मैंने बोला अंकल हाँ मैं पकड़ लूंगा घोड़े को, क्या है, पकड़ लेगा. बोला हाँ. तो मेरे फादर समझ गए क्या करना चाह रहे हैं. बोले नहीं बाबू भाई ऐसा मत करवाइए ना, नहीं जैन भाई आप ये ना मुझे बात करने दीजिए बच्चे. तो बोले तू कर ले. तो बोला मेकअप बोला इनको जरा ये लव कुश का ड्रेस पहनाओ. तो मुझे पहना दिया गया, मैंने पहन लिया वो. अब फाइट मास्टर थे वहाँ पर, आई थिंक अजीम भाई के असिस्टेंट थे कोई. तो मोहम्मद अली भाई थे शायद. तो घोड़े को चाबुक मारते थे और वो घोड़ा दौड़ता था कैमरे की तरफ. अब शॉट ये था कि कैमरा लगा हुआ है, मैं ये खड़ा हूँ, घोड़ा दौड़ते हुए आता है, मैंने जाके उसको पकड़ना है. जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे, डर रहे थे वो लोग. हाँ. तो जैसे उन्होंने एक्शन किया, घोड़ा दौड़ा, मुझे किसी बात का डर ही नहीं था. मैं डरता नहीं हूँ जिंदगी में किसी भी चीज़ से. हालांकि वो मेरी एक फितरत है, मेरे वजूद की शख्सियत है. मेरी जो शख्सियत है उसमें यह है कि आई डोंट फियर एनीथिंग इन लाइफ. No success, no failure. You're very secure. I am somebody who's no fear. Yeah. I don't be scared. I am not at all. डर नाम की कोई चीज़ मेरी डिक्शनरी में है नहीं. तो मैं दौड़ा और मैंने जाके घोड़ा पकड़ लिया. घोड़ा तो पकड़ने के तो दूर से ला, तो रकाब लगी होती है, उसको सैडल होता है ना, उसके नीचे रकाब जो अटकती है ना, तो वो पकड़ के मैं घोड़े पे चढ़ भी गया और बैठ गया घोड़े के ऊपर. वो शॉट जैसे हुआ, मैंने पहली बार जिंदगी के अंदर तालियां क्या होती हैं वो महसूस किया. तालियों की जो गूंज होती है ना, वो एक्टर को वो एक्टर को कितना इंस्पायर करती है. मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ उस दिन. और आपके पापा का क्या रिएक्शन था? माय पापा वाज हैप्पी, सो प्राउड ऑफ मी. एंड बाबू भाई, मैं घोड़े से उतारा, मुझे बाबू भाई ने पकड़ लिया, चिपका लिया. एंड उस जमाने में ना 100 रुपया बहुत बड़ी चीज होती थी. और 100 रुपये का जो नोट होता था ना, इतना बड़ा नोट होता था. हाँ. इतना बड़ा सा. तो अपने जेब से निकाल के मुझे दिया. मैं नहीं ले रहा था, लेकिन बोला नहीं लेना पड़ेगा बेटा, आशीर्वाद है ये. तो मैंने 100 रुपये का नोट लिया. उस वक्त ये शायद मेरी पहली कमाई थी, वो इतना बड़ा 100 रुपये का नोट. और तालियां जो पड़ी थी, उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि जो तालियां पड़ रही हैं ना, मैं एक्टर के अलावा और कुछ बनूंगा ही नहीं. वो एक इंटॉक्सिकेशन थी, एक नशा था. उन तालियों की गूंज का एक नशा होता है कि एक्टर को. आज की तारीख में भी एक्टर क्या चाहता है? पैसे तो सब कोई कमा लेते हैं, हर कोई कमा लेता है पैसा. आप भी कमाती हैं, मैं भी कमाता हूँ, सभी कमाते हैं. लेकिन एक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज़ है टू बी अप्रिशिएटेड, टू बी लाइक्ड बाय पीपल. मैं हीरो के रोल्स किए, मैंने लीडिंग रोल्स किए, मैंने इमोशनल रोल्स किए, मैंने रोमांटिक रोल्स किए, मैंने विलन किए, मैंने कैरेक्टर एक्टर किए, सब करता हूँ. मेरे लिए सिर्फ ये इंडस्ट्री, जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि मेरे लिए इंडस्ट्री क्या मायने रखती है, मेरे लिए इंडस्ट्री जो है एक मंदिर है. और मेरा जो करियर रहा है, मैं आपसे क्या बोलूँ, एक बड़ा एक्साइटिंग करियर रहा मेरा.
अप्स एंड डाउन्स, एक रोलर कोस्टर की तरह मेरा करियर रहा। कभी ऊपर गाड़ी गई रोलर कोस्टर की, कभी नीचे आई। जब ऊपर चढ़ी तो मैं कोई ये नहीं समझ रहा था कि मैं कोई एक्सटेसी हुई कि खुश हुआ कि यार वाह मैं यहाँ आ गया और मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, और आज भी मुझे सक्सेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही मुझे फेलियर किसी चीज़ से डराता है। लेकिन मुझे एक बताइए कि मैंने आपको बतौर हीरो भी देखा है। जी। आप एक्सीलेंट एक्टर हो जी, और आपका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग है। जी। ठीक है। मुझे लगता है कि अगर वो जो दौर में बेहतरीन एक्टर्स थे, तो वो जिनको एक्टिंग लेकिन उनको देख के लगता है कि यार क्या क्या स्क्रीन पे मज़ा आया देख के, वो है। आप जब हीरो बने, फिर आपका मैंने देखा कि इतने लंबे से इतने एकदम वो रोमांस कर रहे हैं स्क्रीन पर। जब आप एक विलन बने, तो एक दैट श्रूडनेस, दैट डरावनापन के जो ये तो पता नहीं क्या ही कर देगा हीरो को, दोज काइंड ऑफ एक्टिंग। लेकिन इन सब में आपने कभी स्ट्रगल किया कि बिकॉज आप एक आपके जो पापा हैं वो इतने इतने बड़े विलन हैं, इतने बेहतरीन एक्टर हैं, तो कभी उस एक स्ट्रगल होता है ना कि क्या मेरे लिए क्या सही है, क्या मैं ये बनूं, या जैसे उस दौर में किसी के लिए विलन बनना वाज नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग कि नहीं विलन का एक्टिंग हमको नहीं करना, हमको तो हीरो ही बनना है। तो क्या वो स्ट्रगल कोई स्ट्रगल फेस से गुजरा? मेरे जिंदगी में कभी ऐसा दौर आया ही नहीं। Okay. क्योंकि मेरे लिए अहमियत रखता था कि मैं उस कैमरे को फेस करूं। Okay. मैं काम करता रहूं, मेरे लिए वो अहमियत रखता था। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि आज मैं हीरो के रोल्स भी करता था या करता हूँ। गुजराती इंडस्ट्री के अंदर मैंने 80 फिल्में की, ऑलवेज प्ले द लीडिंग मैन। मेरे लिए जी हाँ, काम करना ज़रूरी है। Okay. मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मैं विलन कर रहा हूँ या हीरो। हाँ, हीरो को विलन से थोड़े पैसे ज़्यादा मिलते हैं, बट जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पैसे ने मेरी ज़िंदगी में कभी मुझे कोई किसी भी पैसा कमाने की कोई लालच नहीं है। मुझे पैसा कमाने का हाँ शौक़ है, क्योंकि पैसा कमाना अच्छा लगता है इंसान को, लेकिन मनी इज़ सेकेंडरी फॉर मी। बीइंग एन एक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब कल अगर मैं एक्टर भी नहीं रहूँगा ना, कल अगर देखिए आप लोग मुझे इसलिए बुला रहे हैं, आज मैं आपके यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप मुझसे बात कर रहे हैं, यानी मैंने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है, इसीलिए आप लोग ने मुझे बुलाया। अब कोई किसी चलते फिरते इंसान को तो आप नहीं बुला लेंगे, उसको बैठ के आप ये कॉफ़ी भी नहीं पिलाएंगे और ना ही बात करेंगी, तो खैर वो बात की बात है। लेकिन मेरे लिए मैं ये कह रहा था कि इट रियली डज नॉट मैटर, सक्सेस एंड फेलियर इज़ सेकेंडरी। मैंने ज़िंदगी में बहुत काम किया है। देखिए, मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं शाहरुख खान हूँ या मैं सलमान खान हूँ, लेकिन जो लोग फिल्में देखते हैं, करोड़ों ऐसे लोग, किरण कुमार भी नहीं है ना, तो ये मेरी अचीवमेंट हुई ना 100%। फिर। अच्छा, मुझे लेकिन बताइए कि बिकॉज आप वो फैमिली से हैं जहाँ पर जो फिल्मी दुनिया से बिलोंग करते हैं जी। तो आपके लिए एंट्री आसान थी या फिर आपको ऑडिशंस देने पड़ते थे? नहीं, उस जमाने में जी अब ऑडिशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी। Okay. उस जमाने में कास्टिंग डायरेक्टर्स भी नहीं होते थे। Okay. There were no casting directors. ऑडिशन, लुक टेस्ट, ये कुछ नहीं होता था। Okay. हाँ, मैं जैसे मैंने फिल्म की थी बिंदिया और बंदूक, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी वो। तो मैं न्यू टॉकीज में पिक्चर देख रहा था, तो बाहर आया, हालांकि मैं 2 बूंद पानी की मैं कर चुका था, लेकिन 2 बूंद पानी रिलीज नहीं हुई थी। तो बाहर आया, इंटरवल में मैंगोला, तब बहुत मैंगोला, एक ड्यूक्स का मैंगोला आया करता था, तो मुझे मैंगोला बड़ा अच्छा लगता था। तो बाहर इंटरवल में मैं आया और गया कैंटीन में, मैंगोला की बोतल ली, मैं मैंगोला पी रहा था। इतना में एक आदमी आया, बोले मैं एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ, मेरा नाम जोगिंदर है और मैं एक फिल्म बना रहा हूँ बिंदिया और बंदूक, तुम मेरी फिल्म में काम करोगे? बोला हाँ, मैं एक्टर हूँ, मैंने अभी 1-2 बूंद पानी करके फिल्म की है। तो ठीक है, कितने पैसे लोगे? आई सेड अब बताइए। नहीं, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। बोला डन। जेब में तुमने हाथ डाला, 100 का नोट निकाला, बोले ये साइनिंग अमाउंट, कल मैं तुम्हारे घर आता हूँ। क्या कहाँ रहते हो? आई सेड मैं बांद्रा में रहता हूँ। क्या करते फैमिली? ऐसे मेरे फादर जो है एक्टर हैं, जीवन साहब। अरे जीवन साहब के बेटे हो? हाँ। अरे यार, मैं समझ रहा था कि क्या बात है, इस लड़के में कुछ तो है जो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बिंदिया बंदूक का जो हीरो है वो ऐसा ही है।
तो आ गए, मैंने 2 बूंद बिंदिया बंदूक साइन कर ली। तो इस तरह ये धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रही। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे एक बात ज़रूर कही थी कि मैं कभी भी अपने किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को ये नहीं बोलूँगा कि तुम मेरे बेटे को अपनी फिल्म में लो। ये जंग जो है ये तुम्हारी खुद की है, क्योंकि जिस दिन ये जंग तुम जीतोगे या हारोगे तो ये तुम्हारे पर होगी। अगर तुम जीतोगे तो तुम्हारी सक्सेस होगी, अगर नहीं जीतोगे तो तुम्हारी हार होगी। तो मैं इसमें अपनी टांग नहीं अड़ाऊंगा। तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। एंड जब इंसान खुद की हिम्मत और मेहनत से कुछ अचीव करता है, जितनी खुशी उसे तब मिलती है ना, उससे ज़्यादा खुशी आपको कभी मिल ही नहीं सकती। तो मैं अपने फेलियर्स और अपने सक्सेस, ना तो मैं फेलियर्स के लिए किसी को ब्लेम करता हूँ और ना ही मैं अपने सक्सेस से को किसी से बांटता हूँ। इट्स माई सक्सेस एंड माई फेलियर। अमेजिंग। सो सर, थैंक यू सो मच। एंड पहले भी वो था कि आप छाए हुए थे, और अब भी आज भी, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे OTT हो, टेलीविजन हो, आप सब जगह पर अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हैं जी। एंड आपके सारे फैंस के लिए अभी भी आप बिल्कुल अपने सोल, जैसा आपने कहा, बॉलीवुड के साथ जुड़े हुए हैं, आज तक जुड़े हुए हैं। एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपके फैंस के लिए आप हमेशा होते हैं। यू आर ऑल आउट देयर, और हम आपको कहीं पर भी अभी जहाँ चाहे वहाँ पर देख सकते हैं। जी जी। सो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, आपने बहुत ही अमेजिंग किस्से सुनाए। एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आप वापस दोबारा आएँ अपनी और फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। जी हाँ, ज़रूर। देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों से मिलने आया हूँ, आप लोगों से बातें करने आया हूँ। मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा। पर आप ज़रूर। नहीं, मैं आया हूँ फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग टू रेड FM 93.5, विच इज़ जो मेरे सफ़र में, जब भी मैं बांद्रा से मडालैंड जाता हूँ, मेरे सफ़र का साथी। And it's really, I mean, I am so proud of the kind of work you people are doing. Thank you so much, sir. Thank you. Welcome.